जी सर। जी सर। आगे सर। शाबाश। अच्छा जी, सो ब्रेक में जाने से पहले यस हम सर। लोगों ने, हाँ ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन टाइप्स का जो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना कि कॉन्सेप्चुअली और एक बिगर पिक्चर हमने ले ली। अब मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान हो जाएगा और आपको बड़ा आसान लगेगा और आप उसको बड़ा इजीली समझ जाएंगे। लेकिन उसके पीछे ये जो थ्योरी पढ़ना ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक आप लोगों का जो लेवल है ना, अब आप लोगों को जो है वो एग्जाम्पल से ज्यादा जो है ना वो फिलोसफिकल और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेयर आई बिलीव के आपका जो है वो सेंस आपकी स्ट्रांग बनेंगी। अच्छा जी, अब आपके सामने ना सबसे पहले जब भी कोई स्लाइड देखते हैं तो सबसे ऊपर हेडिंग पहले पढ़ते हैं। और जब भी आप कभी किसी को कोई स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो तो जो आपका ऑडियंस बैठी होती है वो सबसे पहले आपकी स्लाइड की हेडिंग पढ़ के एक माइंड में ना एक पिक्चर बना लेती है। सो वो नंबर ऑफ एड्रेसेस का मतलब ये है कि आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो उसके नंबर है, मतलब उसके 2 एड्रेस हो सकते हैं, 3 एड्रेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एनीवेज। अच्छा, उसके आगे इसने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एक है ए बी और सी, और सबसे नीचे इसने लिखा हुआ है कैप्शन। जो सबसे नीचे फिगर के नीचे जो हेडिंग होती है उसे हम कैप्शन कहते हैं। और वो इस तरह हमारे पास चूंकि चैप्टर नंबर 12 है और उसकी तीसरी फिगर है, सो इसने 12.3 उसको कैप्शन दिया है। और आगे लिखा है प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। बेसिकली ये जो तीनों प्रोग्राम्स बने हुए हैं ये प्रोग्राम्स तीनों एक ही काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं कि y जो है ना आपके पास ये इक्वल है a माइनस बी के डिवाइडेड बाय c प्लस d मल्टीप्लाई बाय e। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है ना इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाय c प्लस d मल्टीप्लाई बाय e। तो अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मैथ्स के रूल्स के मुताबिक पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? डिवीजन पहले पहले होगा सर। नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रेंथिस में जो है। अच्छा, तो पहले ओवर के नीचे जो ब्रैकेट है ना उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन होगी सी की, और उसके बाद ए बी की ऊपर ओवर के जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, और लास्ट में ए बी का रिजल्ट जो है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। बेसिकली जिन लोगों ने वो पता है बैड मैथ्स रूल जो है जिसमें ब्रैकेट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में आती है, बार को पहले आपने हल करना होता है। यहाँ पे आपने वही काम करना है कि पहले डी और ई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है उसको आप पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप सी को उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आप a माइनस बी को कंप्यूट करेंगे और फिर आप इवेंचुअली a माइनस बी के का जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे वो c प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ई के जवाब से। और जो जो आंसर आएगा उसको फिर आप y में स्टोर करा देंगे y को, ताकि y उसके इक्वल हो जाए। बेसिकली ये काम आपने करना है, इसका आपने प्रोग्राम बनाना है। अब आप कहेंगे सर ये प्रोग्राम तो मैं 1 मिनट में ना सी लैंग्वेज में सब जावा में पाइथन में बना, नहीं सीवी जावा पाइथन या सी प्लस प्लस की बात नहीं है। हम वो लैंग्वेज उन जो हाई लेवल या वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस पे नहीं आ रहे, हम नीचे लेवल पे आ रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस पे, जैसे असेंबली लैंग्वेज पे आ रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज पे क्यों आ रहे हैं? पहली बात ये सवाल अच्छा सवाल है। असेंबली लैंग्वेज में हम इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हमने ना जो आपका सीपीयू के अंदर जो आपके पास आर्किटेक्चर जिसके ऊपर डिजाइन है उसके ऊपर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई 2 250 300 500 1000 जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट में अवेलेबल है, हम उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके अपना काम करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आपके कंप्यूटर ने वो इंस्ट्रक्शंस में ही कन्वर्ट करना है उनको अल्टीमेटली। दूसरा ये है कि हमें असेंबली लैंग्वेज में एक एक इंस्ट्रक्शन पे पता लग रहा होता है कि अब डाटा कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, अब क्या हो रहा है उसके साथ। जबकि सी प्लस प्लस में जावा में आपको पता ही नहीं होता कि भाई मेमोरी में कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर कहाँ जा रहा है, रजिस्टर्स में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपने सिर्फ कोड लिखना है, आगे आप उसको कंपाइल करते हैं, आगे कंपाइलर का काम है उसके बैकएंड के ऊपर वो क्या कर रहा है और उस कोड को कैसे वो फिर इवेंचुअली मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, आपको नहीं पता चल रहा होता। बट व्हेन यू वर्क इन असेंबली लैंग्वेज, जब आप असेंबली में कोई कोड लिखते हैं तो आपको एक एक इंस्ट्रक्शन पता लग रहा है, इस इंस्ट्रक्शन के करने से ये होगा, उसके बाद फिर अगले इंस्ट्रक्शन करने से ये होगा, और डाटा यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा होगा, मेमोरी से जा रहा होगा वो सीपीयू में, सीपीयू के रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, और एएलयू में जा रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो ये फायदा होता है असेंबली में प्रोग्राम करने का, क्योंकि वो एक लो लेवल है और यू आर मोर टुवर्ड्स मशीन, तो वो ऑब्वियसली फास्टर भी होगा
और दूसरा आपको मेमोरी के और आपको कंप्यूटर के और आपको जो सीपीयू के जितने भी रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन है उसकी एक एग्जैक्ट पिक्चर नजर आ रही होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई कोड बनाएंगे तो आपको पता ये नहीं होगा कि आपने कोड, हो सकता है कोड दो बंदे बनाए हैं, दोनों ने सही कोड बनाया हो, लेकिन हो सकता है एक कोड में रिसोर्सेज बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे कोड में रिसोर्सेज का सत्यानाश कर रहा हो। सो पॉइंट ये होता है कि रिसोर्सेज वो कोड किसने कोड एफिशिएंट बनाया है, काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक का कोड एफिशिएंट होगा, एक का लेस एफिशिएंट होगा। जिसका एफिशिएंट होगा इसलिए उसकी ज्यादा वर्थ होगी, क्योंकि उसने बैकएंड पे रिसोर्सेज का भी ख्याल रखा है कि क्या रिसोर्सेज उसके पीछे इस्तेमाल हो चल रहे होंगे। अब आपके सामने सबसे पहले ना 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैं आता हूँ। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो उसने बॉक्स बनाया हुआ है उसमें एक तरफ उसने लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, दूसरे साइड पे लिखा हुआ है कमेंट। इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है? इंस्ट्रक्शन सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एसयूबी। एसयूबी का मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सर। शाबाश। देखें ये जो एसयूबी है ना, इसे हम मेमोनिक कहते हैं। मेमोनिक का मतलब ये होता है कि ये एक कीवर्ड है, और कीवर्ड ऐसा जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है कि एसयूबी का मतलब ये नहीं कि पता लग रहा है कि यार सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। वैसे कंप्यूटर के अंदर ना, आर्किटेक्चर के अंदर मेमोनिक तो ये हमारी आसानी के लिए है। बैकएंड पे एसयूबी के अगेंस्ट ना कोई कोड होगा, 010 कोड होगा, कोई कोड होगा। अब इसलिए वो कोड याद करना बड़ा मुश्किल है, समझाना मुश्किल है। तो जो आप असेंबली लैंग्वेज में जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आप इस तरह के मेमोनिक्स यूज कर लेते हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, इन मेमोनिक्स के बैकएंड के ऊपर एक ऑप कोड होता है। वो जो हमने नहीं पढ़ा था पिछला कि 001 का ये मतलब होगा, 0010 का ये होगा, 0011 का ये होगा। हर ऑप कोड के अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे उसने ना आपको आसानी के लिए उसका मेमोनिक यूज कर रहे हैं, लेकिन इस मेमोनिक के पीछे कोड ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सर आगे इसमें उसको रैप कैसे करते हैं, मतलब उस कोड को और इसको आपस में, मतलब ये एक किस्म का उसका रैपर हो जाता है ना, तो ये रैपर सही किस तरह से बनता है? कैसे? शाबाश, अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें ये है कि मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह आपको वो जो मार्स जो मेरा असेंबली लैंग्वेज का टूल है जो मैंने आप लोगों को आगे करवाना भी है, तो वो टूल जब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ना, तो बेसिकली वो जो टूल है उस टूल बेसिकली किसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। तो उस टूल में ना आप जब आप असेंबली लैंग्वेज लिख रहे होंगे, तो असेंबली लैंग्वेज लिखने का एक तरीका ये है कि आप सिर्फ मशीन लैंग्वेज में या कोड्स की फॉर्म में बात करें, ठीक है? तो वो वो फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो भी वो टूल है, तो जिस टूल के ऊपर आप बेसिकली ये रन कर रहे हैं, तो उस टूल ने पे आप जब ये मेमोनिक लिखेंगे ना एसयूबी, तो उसके बाद आप जब कोड लिख लेते हैं ना, तो उस कोड के बाद आप क्या करते हैं, उस कोड को असेंबल करते हैं। जिस तरह सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में आप कोड लिखते हैं तो उसको आप कंपाइल करते हैं, आल्ट सी करके ना, कंपाइलर जिसे कंपाइल करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में आप उसको असेंबल करते हैं। जब आप असेंबल करते हैं ना, तो वो बेसिकली जो आपने नोटेशंस लिखी होती हैं वो उसके बैकएंड पे आपने जो उस जो टूल डेवलप जिसने किया होता है उसने बैकएंड पे उसके साथ उसको लिंक किया होता है। इनफैक्ट जब आप टाइप कर रहे होते हैं ना, जैसे ही आप एस यू लिखना शुरू करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है कि यार ये इसका कमांड होगी, उसके अगर फॉर्मेट ये होगा, इस तरह आपने उसको फिलअप करना है। तो इवेंचुअली उसने उसके पीछे जो है वो लिंक एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है? यस सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे, मैं आपको और इसकी गहराई में बता दूंगा। अभी हम थोड़ा सा वो एक जिसे कहते हैं ना, अभी हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम डीप की तरफ आएंगे, और जितने आप ज्यादा डिटेल सवाल पूछेंगे उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एसयूबी के बाद ना आप देख सकते हैं कि आपके सामने ना 3 उसने अल्फाबेट्स लिखे हैं। एक उसने लिखा है वाई, एक उसने लिखा है कॉमा ए, फिर कॉमा बी। आगे जो है ना वो कमेंट है। कमेंट एक ऐसी चीज है कि जो आप दें ना दें ये आपकी मर्जी है, या आपकी स्वाबदीदा है, कोई ये लाजमी इसका हिस्सा नहीं है, मतलब इट इज एन ऑप्शनल थिंग ना। अच्छा, एसयूबी में ना अब ये कमांड जो दी है, इस कमांड से क्या है कि वाई जो है ना, वाई आपका डेस्टिनेशन है और ए और बी आपका सोर्स है। ठीक है? अब ये कैसे पता लगेगा इसमें डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या? ये भी एक फॉर्मेट डिफाइंड है। ठीक है? मतलब आप जिस टूल के ऊपर ये कमांड लिखेंगे ना, एस यू बी वाई कॉमा ए कॉमा बी, वो आपको बता देगा कि ए इसमें सोर्स है, बी भी सोर्स है, और वाई जो है वो डेस्टिनेशन है। ए में से बी माइनस होगा, और जो वैल्यू होगी वो बेसिकली वाई में स्टोर होगी। ठीक है? तो आगे कमेंट में आप देख सकते हैं, कमेंट में वो कह रहा है कि ए में से बी मनफी होगा, माइनस होगा, ए माइनस बी होगा,
a माइनस बी के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, और उसने जो एरो बना के लिखा हुआ है लेफ्ट पे एरो बनाया y, वो y में स्टोर हो जाएगा। इस बात से सारे एग्री है, इस बात को सारे समझते हैं? यस सर। अब आप देखें कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन क्या थी, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जो थी उसमें एक ऑप कोड था जो कि सब्ट्रैक्शन का था। उस ऑप कोड के बाद उस पे एक एड्रेस भी था, वो था डेस्टिनेशन एड्रेस, वो y था। फिर उसके बाद दो सोर्स ऑपरेंड्स थे, एक a था एक b था। इसका मतलब है a माइनस b का मतलब ये नहीं है कि a में से b निकाल दो। a एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी होगी, लेट्स से 10 पड़ी हुई है। b भी एक रजिस्टर है, उसमें 5 वैल्यू पड़ी हुई है, तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा और y जो रजिस्टर है उसमें वो स्टोर हो जाएगा 5। ये भी हो सकता है कि a जो है वो एड्रेस हो किसी मेमोरी का और उस मेमोरी के एड्रेस पे जाना है, वहां से कंटेंट उठाना है। b भी एक मेमोरी का एड्रेस है, वहां से कंटेंट उठाना है। दोनों को माइनस करके y एक मेमोरी का एड्रेस है जहां पे जाके उसको पेस्ट करना है। इट कुड बी एनीथिंग, अभी हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि a में से b माइनस होकर स्टोर कहां पे हो रहा है, y में। ये एक इंस्ट्रक्शन ये काम कर रही है। अगली इंस्ट्रक्शन है mpy। mpy का क्या होगा आपके ख्याल से? मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं से पी वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं जो आपको टूल करवाऊंगा ना आगे, उसके ऊपर एम यू एल से मल्टीप्लाई होता है। तो इट डजंट मैटर एम यू एल से हो एम पी वाई से हो, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज वो आप एम पी वाई लिखेंगे तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी कि एम पी वाई का मतलब क्या है। तो आपको याद कुछ नहीं करना। याद रखिएगा मेरी एक बात, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेमोरी की अब कोई वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में। जब 2020 या 2021 में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे गूगल है, जहाँ पे सारा कुछ है, मेमोरी हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। आपके पास मोबाइल जेब में, आपके पास मोबाइल होता है, जो कुछ आपसे पूछा जाता है आप उसकी गूगल पे सर्च कर लेते हैं। और जितनी असेंबली लैंग्वेज में, आर्म आर्किटेक्चर में, रिस्क आर्किटेक्चर में, x86 में, जितना को उसमें इंस्ट्रक्शन सेट है, जितना उसमें फॉर्मेट्स हैं, वो सब मैं आपको इस कोर्स में सिखा दूंगा। मैं एग्जांपल ये देता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि जैसे एक डॉक्टर है ना, अब एक सर्जन है, ठीक है, वो उसके पास टूल्स होते हैं जिससे वो सर्जरी परफॉर्म करता है। मैं वो सारे टूल्स जो सर्जन एक सर्जरी के परफॉर्म करता है, वो सारे टूल्स लाके मैं लेट से आपको दे देता हूँ, तो आप वो सर्जरी परफॉर्म कर लेंगे? नो सर सर। काइंडली रिपीट करिएगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ एक सर्जन जो टूल्स इस्तेमाल करता है ऑपरेशन करने में, वो सारे के सारे टूल्स जो वो इस्तेमाल करता है वो मैं आपको दे देता हूँ और आपको कहता हूँ कि सर्जरी परफॉर्म करो। तो आप क्या सर्जरी परफॉर्म कर लेंगे? अभी आप सबने कहा नो, हालांकि टूल्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फिर क्यों नहीं कर सकेंगे? बट सर उसका मेथड और उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए होगी ना। सर लर्निंग भी होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि टूल्स तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, उन टूल्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है उस सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, वो मैटर करता है। वो ब्रेन मैटर करता है पीछे, जो उसके पीछे दिमाग है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल टूल्स। सो कोर्स के भी एंड पे आपको पता लगेगा कि यार टूल्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं, बस मैं आपको बता दूंगा भाई ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फॉर्मेट्स हैं, ये आर्म में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको सारा पता लग जाएगा। कोड भी वही है। आपको सी प्लस प्लस जावा के अगर आपने फंडामेंटल सीखने हैं, वो तो आप 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बैठ के सब पता लग जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये नैरेटेंस है, ये कोड है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये लूप्स होते हैं, ये स्विच स्टेटमेंट्स हैं, ये जो भी है सारा कुछ आप देख लेंगे। बात यह है कि कुछ लोग उस नॉलेज की बेस के ऊपर कोड्स लिख रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जिनको पता है वही है, लेकिन उसकी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना उनको पता है कि अप्लाई कैसे करना है, ना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो उन जो टूल्स के जो टेक्निक्स होती हैं उनको आपने यूज करना होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। असल जो गेम है ना वो उन टूल्स की यूटिलाइजेशन में है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में। दैट इज वेयर योर फोकस शुड बी। अच्छा, अब जैसे हमारे पास सेकंड कमांड है ये एमपीवाई की। एमपीवाई में हमारे पास आगे लिखे हुए हैं टी कॉमा डी कॉमा ई। अब इसमें चूंकि मल्टीप्लाई आया हुआ है तो उसमें आप कमेंट में देख सकते हैं कि डी और ई को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किस में स्टोर किया गया है? सर टी में। टी में। इसका मतलब है कि टी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? टी के अंदर जो है वो डी क्रॉस ई पड़ा हुआ है, ठीक है। डी और ई का प्रोडक्ट जो आया है ना, वो आंसर वो टी में पड़ा हुआ है। टी एक टेम्परेरी सा रजिस्टर है, हमें नहीं पता टी क्या है, बट टी एक टेम्परेरी सा रजिस्टर है, मान लिया। उसके बाद ऐड की कमांड है, उसके आगे भी 3 एड्रेसेस लिखे हुए हैं, टी सी। इसमें क्या हुआ कि टी के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था ना, उसमें सी ऐड कर दो
और उसको दोबारा टी में स्टोर करा दो, मतलब उसको ओवरराइट कर दो आप टी को कोई मुझे बता सकता है कि जब टी में सी ऐड करके उसको दोबारा टी में स्टोर कराऊंगा तो अब टी में क्या पड़ा हुआ होगा? न्यू वैल्यू। वो वैल्यू क्या d होगी? multiplied by e plus c। क्या आप सारे इससे एग्री करते हैं जो टी में अब नई वैल्यू पड़ी हुई है वो डी क्रॉस ई प्लस सी पड़ा हुआ है? यस सर। एग्री करते हैं सारे? Yes, sir. मैं जी, थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ना मिड में एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 3 एड्रेस 2 एड्रेस और 1 एड्रेस पे इसको इम्प्लीमेंट करें। सो इसलिए मैं थोड़ा सा आसानी से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आगे बतानी है। अच्छा, ऐड आपने कर लिया, चले उसके बाद आखिरी कमांड क्या है इसमें? डिवाइड की। डिवाइड, बिकॉज div से आप समझ गए कि डिवाइड है। y कॉमा t, इसमें क्या हो रहा है कि y जो है ना वो y जो था, अब सवाल बता था y क्या है, ऊपर देखा तो पता चला कि y a माइनस बी, शाबाश, और a माइनस बी में y है और y को डिवाइड कर दिया t से। t में बजाते खुद क्या है, t में है d क्रॉस e प्लस c, दोनों का आपस में डिवाइड करके जो आंसर है उसको कहाँ स्टोर करवाया है? y में। y में। तो जो हमारा कैप्शन था फिगर 12.3, जो कैप्शन थी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट y इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइड बाय c प्लस d क्रॉस c, क्या वो हमने इंप्लीमेंट कर ली या नहीं कर ली? जी सर, हो गई। यस सर, हो गई है। कितनी इंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी पड़ी हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए? 4। 4। अच्छा। अगर आप C++ में एक लाइन में भी ये लिख के इंप्लीमेंट कर देना, कहने को तो आपने एक लाइन में कर दी इंप्लीमेंट, सी लैंग्वेज में तो नहीं पता लगेगा ना कि क्या हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे जब वो कंपाइल होता है और उसके बाद वो मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है और फिर इवेंचुअली मशीन लैंग्वेज तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, तो सीपीयू को नहीं पता ये लाइन क्या बनी हुई है, ये ब्रैकेट क्या है, सीपीयू को तो ये पता है एसयूबी क्या है, एमपीवाई क्या है, एडीडी क्या है, डीआईवी क्या है। उसके बाद उसको फॉर्मेट भी इस तरह का देना चाहिए कि किस रजिस्टर में स्टोर करवाना है, कहाँ से लेना है, किसके साथ क्या करना है, वो सारा कुछ आपने स्पेसिफाई करना होता है। सीपीयू को आपको बताना पड़ता है, सीपीयू इतना इंटेलिजेंट नहीं है। नीचे आते हैं 2 एड्रेस पे। अब जरूरी नहीं है कि आपकी इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस हो, बल्कि आपकी इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस भी हो सकती हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन के बाद आपने 2 एड्रेसेस देने होंगे, 3 नहीं दे सकते। अब आपको कैसे पता लगेगा कि अब वो आपके पास डिफरेंट वैरायटी है कि आप 3 एड्रेस से भी अपना काम कर सकते हैं, 2 एड्रेस से भी कर सकते हैं। 2 एड्रेस में जरा देखते हैं। पहली कमांड है मूव क्या करेगी, y, a को उठाया और y में मूव कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसका मतलब है कि y में अब जो पड़ा हुआ है वो a पड़ा हुआ है। अगले कमांड थी sub सब्ट्रैक्ट y, b, इसका मतलब है y में से b को माइनस किया और फिर दोबारा y में स्टोर करा दिया। यानी कि जब आप 2 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसमें पहला सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है, और दूसरा तो होता ही सोर्स है। तो पहले वाले सोर्स को दूसरे वाले सोर्स के साथ ऑपरेट करते हैं और पहले वाले में ही स्टोर करवा देते हैं, यानी कि पहला वाला एज अ सोर्स भी यूज होता है और फिर बाद में एज अ डेस्टिनेशन भी यूज होता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? क्लियर है बात यस को? सर। जो दूसरी कमांड है ना sub y, b, इसका मतलब क्या है, y में से b निकालें। अब y में क्या पड़ा हुआ है, y में तो a पड़ा हुआ था, इसका मतलब है असल में आपने a में से b निकाला है और फिर कहाँ स्टोर करवाया है, y में। अब आप कहेंगे सर हम डायरेक्ट कर लेना, हम डायरेक्ट कर लें, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं सर इतनी लंबी कहानियां ना करें, हम कहते हैं sub a, b। इससे क्या अचीव होगा, इसमें से क्या होगा, a में से b निकल जाएगा और स्टोर तो वो फिर भी a में होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन हमने a में तो स्टोर नहीं करवाना ना, हमने a माइनस बी को किसी वेरिएबल में, किसी रजिस्टर में स्टोर कराना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमने उसको डिवाइड भी करना है c प्लस डी क्रॉस ई से और फिर दोबारा y में उसको स्टोर कराना है। एनीवेज, फिर हमने तीसरी, बोले फिर यहाँ पे हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लें a माइनस बी और उसके बाद a को y में मूव करवा लें। परफेक्ट, दैट इज एक्सीलेंट। मैं खुद ये कहने वाला था कि हम ये जरूर कर सकते हैं कि a में से b को माइनस करके उसको a में स्टोर करा दें और अगले स्टेप में हम a को उठा के y में ले जाएं। दिस इज आल्सो यू कैन डू, मतलब काम करने के ना कई तरीके हैं और इसलिए कहते हैं ना कोड जो होता है वो यूनिक होता है। 10 बंदे कोड लिख रहे हैं, हो सकता है 10 के 10 डिफरेंट तरीके से लिख रहे हो और सबका जवाब ठीक हो एट द एंड ऑफ द डे। तीसरी जो आपकी स्टेटमेंट है वो है मूव टी कॉमा डी। इसमें क्या है कि आपने डी को उठा के कहाँ मूव कर दिया है, टी में। ई में, ठीक है।
अब टी क्या है, टी एक अननोन सा रजिस्टर है, कोई टेम्परेरी सा रजिस्टर है, हमें कोई परवाह नहीं है। आगे हमने एम पी वाई टी कॉमा ई कर दिया, उससे क्या हुआ, टी ई से मल्टीप्लाई हो गया और वापस चला गया टी में, क्योंकि टी एज अ सोर्स भी है, टी एज डेस्टिनेशन भी है। अब टी में भिजाते जो पड़ा हुआ है वो डी क्रॉस ई पड़ा हुआ है। अगली कमांड है ऐड की, ऐड टी कॉमा सी। उसमें क्या हुआ कि टी में सी को ऐड कर दिया, लेकिन टी में तो डी क्रॉस ई पड़ा हुआ था, तो डी क्रॉस ई सी में ऐड होकर दोबारा टी में स्टोर हो गया। आखिरी कमांड है डी आई वी वाई कॉमा टी। इसमें y t से डिवाइड हुआ, y में तो a माइनस भी पड़ा हुआ था और t में d क्रॉस c प्लस c पड़ा हुआ, दोनों आपस में डिवाइड हुए और दोबारा y में चले गए। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू एट द एंड ऑफ द डे। सो 1 2 3 4 5 6 इंस्ट्रक्शंस में लिख के हमने 2 एड्रेसेस को यूज करके ये काम कर लिया। एग्री करते हैं सारे से, डिसएग्री करते हैं? ग्रिड से सारे बाकी सारे सेम पेज पर हैं? यस सर। यस ठीक है। सर। थोड़ा सा ना मेरे लिए बगैर उसके ना जिसे कहते हैं ना ऑनलाइन पढ़ाना ना टीचर के लिए ज्यादा मुश्किल है। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना तो बोर्ड पे समझा के और उससे मेरे लिए लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। अभी मुझे बड़ी फिक्र है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही, आपके एक्सप्रेशंस भी मैं देख नहीं सकता, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अल्लाह करे ये 11-12 अप्रैल के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी खोल दें, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो ऑन कैंपस वी विल ना सिर्फ हम जो है पढ़ाना भी आसान है, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे हम गेम्स खेल के भी जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है ना रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा, सी पार्ट जो है उसके नीचे कैप्शन जो लिखा हुआ है, जब भी आप कभी किसी भी स्लाइड में जैसे कहते हैं ना फिगर्स देखें ना, जरूर उसके नीचे पहले कैप्शन पढ़ लिया करें। उससे क्या होगा कि आपकी एक माइंडसेट बन जाएगा और आपको वो समझना आसान हो जाएगा। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आ गया। अब इसमें पहली कमांड जो है वो है लोड डी। आगे आपने सिर्फ एक एड्रेस देना है, उससे पिछली में आपने 2 एड्रेसेस दिए हुए थे, उससे पिछली में आपने 3 एड्रेसेस दिए हुए थे। ठीक है, तो आपने दे दिए हैं, अच्छा आपने दे दिया लोड डी। जब आप लोड डी करते हैं ना तो प्रोसेसर समझ जाता है कि डी को उठा के एक्यूमुलेटर में लोड करना है। एक्यूमुलेटर ना एक बाय डिफॉल्ट सा एक रजिस्टर है जो कि सीपीयू के अंदर ही मौजूद होता है। आपका जब आप सिर्फ एक एड्रेस देते हैं ना तो इट इज इम्प्लाइड कि दूसरा जो रजिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर होगा। जब आपने लिखा ना लोड डी तो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा डी। फिर आप लिखेंगे ना मल्टीप्लाई ई, तो एक्यूमुलेटर में जो कुछ पड़ा होगा पिछला जो पड़ा हुआ है उसके साथ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटर में तो डी पड़ा हुआ है, डी जो है वो ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कहां सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। इज इट क्लियर? एक्यूमुलेटर में। यस सर। यस ठीक है। सर। तीसरा जो पार्ट है वो है ऐड सी। अब आपने सिंपली लिख दिया ऐड सी, तो एक्यूमुलेटर में जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें सी ऐड हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ क्या है, एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है डी क्रॉस ई, डी तो डी इंटू क्रॉस, ई। हाँ डी इंटू ई भी कह सकते हैं, डी इंटू ई में सी ऐड हो जाएगा। तो आपने 3 कमांड्स लिख के लोड डी मल्टीप्लाई ई ऐड सी, इन 3 कमांड्स करके एक्यूमुलेटर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है डी इंटू ई प्लस सी। उसके बाद आपने कहा यार मैं एक्यूमुलेटर का कंटेंट जाया नहीं करता, उसको कहीं स्टोर करा देता हूँ, तो आपने सिंपली एक कमांड लिखी स्टोर वाई। स्टोर वाई की कमांड का मतलब उसकी जो अल्फाबेट है वो है STOR। बाज जगहों बाज टूल्स पे STR भी होता है, बाज जगह पे कुछ और भी STORE भी होता है, बाज जगह पे सिंपली जो है STO भी होता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हम टूल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या मेमोनिक यूज हुआ है। लेकिन कंप्यूटर के बैकएंड पे STOR की पीछे ना एक वो भी होगा, कोड होगा। अगर आप बहुत ज्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं ना तो आप उस मेमोनिक के पीछे जो उसका कोड है आप वो लिख के भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट दैट विल मेक योर लाइफ हेल। फिर आपको एक ग्रीन शीट अपने सामने रखनी पड़ेगी, हर हर जो मशीन इंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट जो 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 ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट जो कोड है, आपको वो कोड का पता होना चाहिए, जो कि आप याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट हर दफा आपको रेफर करना पड़ेगा और आपको वो कोड्स लिख के कोडिंग करनी पड़ेगी। खैर आपने लिखा स्टोर वाई। जब आप लिखेंगे ना स्टोर वाई, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो कुछ एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसको उठा के वाई में स्टोर कर दो। तो आपने अब एक्यूमुलेटर में वैसे पड़ा हुआ क्या था, एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ था डी इंटू ई प्लस सी, जो उसका आंसर आया हुआ था वो आपने वाई में टेम्परेरी तौर पे स्टोर करा दिया। फिर आपने क्या किया, लोड ए। जब आपने लोड ए किया तो ए उठ के एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अगर आप ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कहीं स्टोर ना कराते ना और लोड ए कर देते तो एक्यूमुलेटर का जो सामान पिछला पड़ा हुआ था वो ओवर राइट हो जाता विद द न्यू ए, तो वो आपको जो पिछला आपने काम सारा किया वो सारा मेहनत जाया हो जाती। उसे कहीं ना कहीं आपने टेम्परेरी तौर पे किसी जगह पे स्टोर करवाना ही था, आपने उसको वाई में स्टोर करवा दिया था। फिर आपने ए लोड किया, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया बी।
बी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये कि एक्यूमुलेटर में से बी माइनस हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में तो ए पड़ा हुआ है तो ए माइनस बी हो जाएगा और वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि डिवाइड वाई, एक्यूमुलेटर में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको डिवाइड कर दो वाई से। तो एक्यूमुलेटर में तो पड़ा हुआ है ए माइनस बी, उसको डिवाइड कर दिया y से, और y में आपने एक्यूमुलेटर की पुरानी वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी जो कि d इंटू ई प्लस सी थी, वो चलेगी एक्यूमुलेटर में। आखिरी चीज है स्टोर y, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसको दोबारा y में लेके आना है, बिकॉज हमारा आंसर अल्टीमेटली y में आना चाहिए, बिकॉज y इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई d प्लस c प्लस d क्रॉस e। तो ये कितनी इंस्ट्रक्शंस बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंस्ट्रक्शंस आपको मिनिमम लिखनी पड़ी हैं to execute the same program which is y is equal to a minus b divided by c plus d cross e। Is it clear? ये बात सबको समझ आती है? सर एक क्वेश्चन यस है सर। पूछो पूछो। सर, ये 3 इंस्ट्रक्शन हमने यूज की, तो आपके ख्याल में जो बेस्ट वन कौन सी है? मैं ये सवाल मैंने आपसे पूछना था, ये आपने जाती की है मेरे से, ये मैंने पूछना था। अब मैंने आपसे सवाल पूछना है सबसे, आप मुझे मेरे ख्याल में ये अभी मैं बी वाली जो है, अभी मैं आपको सवाल प्रपोज करता हूँ। अब आपके सामने ना 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, तीनों से काम वही हो रहा है, कहता है ना कान को इधर से पकड़ो या कान को हाथ घुमा के पीछे से दोबारा घुमा के पकड़ लो, बात एक ही हो रही है। तीनों प्रोग्राम एक ही काम कर रहे हैं जो कि y इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइड बाय c प्लस d क्रॉस c कर रहे हैं। एक 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है, एक 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है, एक 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। मैं आप लोगों पे सवाल पूछता हूँ, इनमें से बताएं सबसे बेस्ट कौन सा है? सर इसको हम इस तरह भी तो आंसर कर सकते हैं ना कि सर इट डिपेंड्स। हाँ, जिसने डिपेंड्स बोला है वो मुझे रैशनल के साथ एक्सप्लेन करे। सर वो ये है कि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। नहीं, आप मुझे बताएं कि इसमें से आप कौन, आपने कहा ना ये डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, आप मुझे बताएं कि 3 एड्रेस बेहतर है या 1 एड्रेस बेहतर है, आप इसमें से किसको प्रेफर करेंगे, मुझे ये बताएं। चलो सर अगर एफिशिएंसी देखें तो फिर तो मेरे ख्याल में एफिशिएंसी वाइज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना बेस्ट है। क्यों आप बताएं? कम टाइम कम लेगा, वो टाइम के लिहाज से ये कम कंज्यूम। अच्छा, और आप में से कोई ऐसा है जिसको 1 एड्रेस पसंद आ रहा है, यानी कि वो उसको लग रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा है, या किसी को 2 एड्रेस अच्छा लग रहा हो, या सब आपकी पूरी की पूरी क्लास को 3 एड्रेस पसंद है, क्या इनमें से कौन सा आप प्रेफर? मेमोरी के पॉइंट ऑफ आई थिंक मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो बेस्ट है। अच्छा ठीक है, और 3 जो है वो भी बेहतर है? वो टाइम के हिसाब से सर बेस्ट है, और जो 2 एड्रेस वाला है वो इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा सही है। अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बल्कि पहली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे ना आपकी विजडम बढ़ता जाएगा, तो लाइफ में ना कभी भी 0-1 नहीं है, लाइफ इज ग्रे बिटवीन 0 एंड 1। सो कभी जैसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट स्टांस लेना का मतलब ये शो करता है कि यार आपको शायद सुपरफिशियल नॉलेज है, या जो है आपको भी उसकी डेप्थ में या गहराई में नहीं पता। तो बेस्ट आंसर इसका ये था। अगर आपसे कोई पूछे यार 3 एड्रेस बेस्ट है या 2 एड्रेस बेस्ट है या 1 एड्रेस, आप कहें यार ये डिपेंड करता है इसका। अब डिपेंड किस चीज पे करता है? अच्छा, अगर तो आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि आप लोग जैसे मैं हूं, आप, हम सब यूजर हैं, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो हमारे लिए सबसे जो मजेदार और आसान है ना वो है 3 एड्रेस। 3 एड्रेस इसलिए आसान है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमने सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस लिखनी है और हमारा ये काम हो जाना है, और हमें इतनी खप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ऐड कराना है, डिवाइड कराना है, तो हमारा ये काम हो जाएगा। ये तो बात होती है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ना, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ना, उसकी एक इंस्ट्रक्शन है 10 सेकंड लेती है एग्जीक्यूट करने में। सो जो पहली कमांड लिखी है ना sub y, a, b, ये 10 सेकंड ले रही है। अब 10 सेकंड का मतलब ये नहीं कि फिजिकल 10 सेकंड, 10 मशीन साइकिल हो सकते हैं। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें 10 सेकंड लगे, अगली में 10 लगे, अगली में 10 लगे, अगली में 10 लगे, टोटल कितना टाइम लगा इसमें? 40। इसमें 40 सेकंड लगे। उसके बाद एक है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, उसमें सीपीयू का क्या करना पड़ता है, उसमें सीपीयू को 3 एड्रेसेस की तरफ नहीं जाना पड़ता, उसको सिर्फ एक एड्रेस देखना है, उसके बाद उसने उसको ट्रांसफर कर देना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को
5 सेकंड लगते हैं इंप्लीमेंट करने में। सो मूव y कॉमा a को 5 लगेंगे, सब y कॉमा b को 5 सेकंड लगेंगे, अगले को 5, अगले को 5, अगले को 5, अगले को 5, टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना सेकंड हो गए? 30 सेकंड। 30। इसको 30 सेकंड, आपका सीपीयू इसको 30 सेकंड में एग्जीक्यूट कर लेगा। आखिरी वाला जो है ना, उसमें सिंपल एक एक एड्रेस की इंस्ट्रक्शन है, लोड डी एमपीवाई, ये 3-3 सेकंड में होने वाली इंस्ट्रक्शन है। 3 भी नहीं, आप कह लें कि 3 सेकंड में कर लें। 3 सेकंड में करने का मतलब है लोड डी में 3 सेकंड, एमपीवाई ई में 3 सेकंड, ऐड सी में 3 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 सेकंड। सबसे फास्ट सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा? सी सर को सी को वन एड्रेस वाले को। वन एड्रेस। वन। तो अब बताइए, हालांकि आप कहेंगे नहीं सर ये क्या बात हुई, जो 3 एड्रेस था उसमें टोटल है ही 4 इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो 4 जो है ना बड़ी हैवी वेट इंस्ट्रक्शन है, एक एक इंस्ट्रक्शन 10-10 सेकंड लगा रहा है, क्योंकि 3 एड्रेसेस को देखना पड़ता है आपके सीपीयू को। आपके सीपीयू की जो है ना, आप जब आप 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं ना, आपको तो बड़ी आसानी लग रही होती है, लेकिन सीपीयू के पीछे तबाही आ रही होती है, सारा एफर्ट जो है ना फिर सीपीयू को करनी पड़ती है। जबकि वन एड्रेस में यूजर को आसानी नहीं है, यूजर को जो है ना बड़ी तकलीफ होती है कि एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, लेकिन जो सीपीयू उसको बैकएंड पे एग्जीक्यूट कर रहा है वो बड़ा फास्ट क्विक कर रहा है, 3-3 सेकंड में कर रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने 24 सेकंड में एग्जीक्यूट कर लिया आपका 3 वाला, बी वाला उसने 30 सेकंड में किया, ए वाला उसने 40 सेकंड में किया। तो सीपीयू सबसे फास्ट किसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन सी एड्रेस इंस्ट्रक्शन को? सिंगल वाली को, वन एड्रेस वन एड्रेस। शाबाश, ठीक है। अब देखिए, अब मैं दोबारा सवाल पूछूंगा और उसका खुद ही आपको जवाब देता हूँ। अब आपसे किसी ने सवाल पूछा कि यार इसमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बेस्ट वाला सिनेरियो है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है? आप कहेंगे यार इट डिपेंड्स। अब आप पूछेगा वो क्या डिपेंड्स, आप कहेंगे अगर तो आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं और प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, फिर तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि आपको लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आपका काम हो जाएगा और आपके लिए जो है उसको कोड करना भी आसान है और आप उसको इजीली जो है अपना काम उससे परफॉर्म करा सकते हैं। हाँ, अगर आप इन टर्म्स ऑफ सीपीयू पूछ रहे हैं कि सीपीयू की एग्जीक्यूशन किस में बेहतर होगी, कितनी फास्टर होगी, तो फिर आप वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो ज्यादा सूटेबल होंगी, उसमें आपका सीपीयू जो है वो ज्यादा उनको क्विकली प्रोसेस करेगा। ठीक है, सो इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं होगा कि आप कह लें कि यार ये बेस्ट, वो ये सिनेरियो टू सिनेरियो, कंडीशन टू कंडीशन, और दरमियान वाला जो है वो एक इसका हाइब्रिड मिक्स है, जहाँ पे यूजर की भी थोड़ी बहुत शेयर मतलब आसानी है, सीपीयू की भी आसानी है। मतलब 24 सेकंड जहाँ दे रहे हैं वहाँ 6 सेकंड और लगा लें तो 30 सेकंड में जाके आपको यूजर को भी थोड़ी आसानी दे रहे हैं और प्रोसेसर को भी जो है ना 50-50 रखा हुआ है। तो बेसिकली तीनों के ही अपने अपने फायदे हैं। क्या ख्याल है, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से या डिसएग्री करते हैं? यस सर, एग्री। ठीक है, तो इससे पता लगा ना कि कोई यूनिवर्सल नहीं होता। मसलन अब आपको मैं कहता हूँ कि यार, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ यार मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे पास ना 2 लैपटॉप्स की ऑप्शन है, एक मेरे पास i7 मिल रहा है, एक मुझे i3 मिल रहा है, बताओ यार इनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए मुझे? तो क्या आपके ख्याल से इसका जवाब होगा? सर अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट किस टाइप की है और आपके पास बजट कितना है। ठीक है, अगर मैंने काम ऐसा करना है जो मुझे i7 रिक्वायर्ड है तो मैं i7 के फिर कॉस्ट भी पे करूंगा। सो बेस्ट वाली टर्म जो है बड़ी रिलेटिव सी है, और वो उस लिहाज से कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट i3 से मीट हो रही है और आपका पॉकेट अलाउ नहीं करती आपको, देन यू विल गो फॉर अनदर ऑप्शन। सो हमेशा इसी तरह सिनेरियो में जब आप रिसर्च की तरफ आएंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार जो जो चीजें हैं वो इतनी मल्टी पैरामीटर्स हैं और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कोई एक यूनिवर्सल जवाब नहीं होता। अभी हम आगे कैशे पढ़ेंगे और उसके प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे और उनकी एफिशिएंसियां निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, प्राइस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, उसकी टाइम डिले और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के दरमियान आपने बीच में एक ऑप्टिमल सा पॉइंट निकालना होता है। बाज दफा आप ऑप्टिमल निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, बाज दफा वो ऑप्टिमल से नीचे जाके पब्लिश भी कर देते हैं, बाज दफा ऑप्टिमल से किसी जगह पे ऊपर जाके प्रेजेंट कर लेते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज बना ली है जो बहुत जबरदस्त बना ली है, लेकिन आपकी कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ गई है, तो आप जब आप उसको पेपर में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप लिख देते हैं कि यार मैं इसको ना, हम इसको मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करती, तो और इसकी कौन सी हमने मैस प्रोडक्शन करनी है, तो अगर कॉस्ट ज्यादा भी है तो सो व्हाट, हमें परफॉर्मेंस तो मिल रही है ना, क्योंकि आपको मिलिट्री एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस आपको मैटर करती है, आपको कॉस्ट मैटर नहीं करती। फिर एक जगह पे आपने ना कॉस्ट परफॉर्मेंस थोड़ी गिरा दी,
और आपकी लेकिन कॉस्ट भी बहुत कम होगी। तो वहां पे आप उसको इस तरह सेल कर सकते हैं कि भाई ये चीज जो है ना मैं मैस पब्लिक के लिए और मैस स्केल पे बनाने की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ मुझे परफॉर्मेंस में कम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ कॉस्ट ज्यादा मैटर करती है, तो चीज आपकी जो है तो वो भी आपकी चीज अल्टीमेटली पब्लिश हो जाती है। सो आपने हमेशा टारगेट रिक्वायरमेंट को देख के और आपने अपने यूजर को देख के उस हिसाब से अपनी चीज को टेलर मेड करना होता है। सो दैट सेटिस्फाइज योर आंसर बिकॉज यू हैव टू चेक फिल इन लॉट ऑफ बॉक्सेस। तो इस सिनेरियो में आपने देखा कि 3 एड्रेस भी है, 2 एड्रेस भी है, 1 एड्रेस भी है और 0 एड्रेस भी है। आपको मजे की बात बताऊं, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो 0 एड्रेस होती हैं। 0 एड्रेस का मतलब होता है वहां पे आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और आगे एड्रेस भी स्पेसिफाई नहीं करते। तो और उसमें फिर क्या होता है, उसमें अंडरस्टूड होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके स्टैक एक आपका होता है, रजिस्टर्स का मजमुआ है, डिफरेंट रजिस्टर्स ऑन टॉप ऑफ इट एक स्टैक बनता है, और स्टैक के जो टॉप 2 एलिमेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब आप लिखते हैं ना ऐड, तो सिर्फ ऐड लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर सीपीयू समझ आता है कि स्टैक वाले जो मेरे रजिस्टर्स हैं उसमें जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं उनको मैंने आपस में ऐड करना है। ये होती है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, वो 1 एड्रेस से भी फास्ट होती है। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 0 एड्रेस सबसे फास्टेस्ट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद 1 एड्रेस, उसके बाद 2 एड्रेस, उसके बाद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो। अच्छा, अभी आपके सामने जो टेबल है 12.1, ये बेसिकली 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। 0 एड्रेस का मतलब ये है, ये नहीं 0 एड्रेस नहीं है, इसमें बेसिकली उसने ना टेबल बनाया हुआ है, उसमें उसने लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एड्रेसेस, दरमियान में लिखा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नंबर तीसरा लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन। जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है उसके आगे ऑपरेशन होता है, ओपी का मतलब है ऑपरेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसमें क्या होता है, बी और सी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऐड का या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लाई का। वैल्यू स्टोर ए में होती है, ये तो आप सब देख चुके हैं ऑलरेडी। जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है उसमें ए और बी में ऑपरेशन परफॉर्म होता है और वैल्यू स्टोर ए में ही होती है, यानी कि ए एज अ सोर्स भी यूज हो होता है, एज अ डेस्टिनेशन भी यूज होता है। जो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है उसमें आप ऑपरेशन करते हैं ए, तो उसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में और ए का ऑपरेशन होता है और स्टोर वैल्यू एक्यूमुलेटर में ही होती है। सबसे जो आखिरी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, मैंने सिर्फ वर्बली बताई है, वो है होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपने सिंपली क्या करना होता है कि सिर्फ आपने ऑपरेशन को लिखना होता है, आगे आपने कोई उसके आगे एड्रेस कोई रजिस्टर या एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना। तो अंडरस्टूड बात होती है, टी और t-1 के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म होकर टी में वैल्यू स्टोर होगी। टी क्या चीज है, टी जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक है। स्टैक एक आपके सीपीयू के अंदर ना कोई कुछ रजिस्टर्स का एक बैंक बना होता है, जैसे लेट्स से टी को मैं स्टैक कह रहा हूँ, t0 मतलब t1 t2 t3 t4, t4 आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है। तो t4 आपका टॉप ऑफ द स्टैक है। जिस तरह आपको देखा है पाइनएप्पल का जो डब्बा होता है टिन का, पाइनएप्पल के टिन के डब्बे में क्या होता है कि आप पाइनएप्पल का स्लाइस फेंकते हैं, सबसे नीचे चला जाता है, उसके बाद आप पाइनएप्पल का नया स्लाइस डालते हैं, फिर नया स्लाइस डालते हैं, करते 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 जो सबसे आखिरी स्लाइस आपने डाला होता है ना, उसके बाद आप टिन का कैन सील कर देते हैं। फिर आप जब उसके कैन को ओपन करते हैं, जो सबसे आखिर में आपने रिंग डाला हुआ है वो सबसे पहले वो निकलेगा। तो स्टैक में हमेशा क्या हो रहा होता है कि आप उसको फिल कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं, और स्टैक के जो सबसे टॉप पे जो चीज होती है सबसे पहले वो बाहर जाती है, उसके बाद सेकंड एंट्री बाहर जाती है, फिर थर्ड एंट्री बाहर जाती है, फिर फोर्थ, 1 बाय 1 करके आपने स्टैक को खत्म करना होता है। तो स्टैक के ना एक सर्टेन रजिस्टर्स होते हैं जो कि स्टैक के लिए ही बने होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि अगर आप ऑपरेशन का सिर्फ ऑपरेशन लिख देंगे ना, तो अंडरस्टूड बात है कि स्टैक के जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि टी और t-1 उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो उसकी वैल्यू स्टोर होगी वो टी में स्टोर होगी, जो टॉप ऑफ द स्टैक में स्टोर होगी। इज इट क्लियर? कर दे। अच्छा, मसलन आपने आपने आपके पास एक आपके पास एक जो है ना वो है ए है, ठीक है, और आपके पास एक बी रजिस्टर है। आपने क्या किया, बी को स्टोर करा दिया स्टैक में, उसके बाद आपने ए को स्टोर करा दिया स्टैक में। अब बी नीचे है आपके पास, ए ऊपर है, ऐसे ही होगा ना, पहले आपने बी फेंका था फिर आपने ए फेंका था, तो पहले बी जाएगा नीचे, उसके ऊपर ए आएगा। ये इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि नहीं एग्री करते? लास्ट इन फर्स्ट आउट, Yes, ठीक है, क्योंकि yes, जिस I agree.
मैंने पाइनएप्पल के डब्बे की एग्जांपल दी कि जिसमें आप जो है वो सबसे पहले फेंक रहे हो सबसे नीचे जाएगा, पहले बी जाएगा उसके ऊपर ए आएगा। अब आपने लिख दिया सब SUB, जब आपने आगे कुछ भी रजिस्टर स्पेसिफाई नहीं किया ना तो ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी। यानी कि सब का मतलब है अंडरस्टूड बात है कि स्टैक के जो टॉप 2 एलिमेंट्स है उसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो टॉप स्टैक के जो ऊपर पड़ा हुआ है वो ए है, स्टैक के जो नीचे पड़ा हुआ है वो बी है। तो ए में से बी माइनस होगा और ए में जाके वो टॉप वाले स्टैक में स्टोर हो जाएगा। सो अब टॉप वाले स्टैक में ए माइनस बी पड़ा होगा और नीचे वाले में बी पड़ा होगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये बेसिकली मैंने सब्ट्रैक्शन करवाई है थ्रू जीरो एड्रेस। फिर आप स्टैक में डी को लेके आए, फिर आप स्टैक में ई को लेके आए, फिर आप एक काम करें मल्टीप्लाई की कमांड लिखते हैं। और जैसे ही MUL लिखेंगे तो डी और ई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डी और ई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे आपका वैसे ही ए माइनस बी पड़ा हुआ है, तो उस तरह आप आगे आप डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ऐड सी करके आप सिंपली ऐड मल डिवाइड और ये सब की कमांडें लिख के ना और स्टैक के अंदर ऑपरेशंस करवा के ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी क्रॉस ई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है 8 से बढ़ के 12 हो जाए, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड ले रही होगी, तो 12 ज़रबे 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उससे ऊपर कितना था, उससे ऊपर 24 था, उससे ऊपर 30 सेकंड थे, उससे ऊपर 40 सेकंड था। ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, वरना प्रोसेसर के लिए यार ये जो 3 एड्रेस की 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना फ्लैश ऑफ अ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स की बात है। मैं जस्ट कि आपको बिगर पिक्चर में से समझाना ये चाह रहा था कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ना जाओ, ये भी देखो कि वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस है, 2 एड्रेस है, 1 एड्रेस है, 0 एड्रेस है। जितने कम एड्रेसेस होंगे उतनी फास्ट एग्जीक्यूट होगी, फिर कोड बेशक लंबा हो एग्जीक्यूट जल्दी हो जाएगा। सो इसी तरह सी लैंग्वेज में कोड है, जावा में है, पाइथन में, और एक आपका असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज का कोड डेफिनेटली आपका सी लैंग्वेज के कोड से ज्यादा बल्कि होगा, बिकॉज एक एक इंस्ट्रक्शन पे आपको बताना पड़ेगा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सी लैंग्वेज में आप काम 10 लाइनों में कर रहे हो, उससे असेंबली में वही काम 100 लाइनों में हो रहा हो, 150 लाइनों में हो रहा हो, लेकिन आपकी असेंबली की 150 लाइनें फास्ट ज्यादा होगा ना जी असेंबली वाला, लेकिन फास्ट ज्यादा होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होगा, बैकएंड पे कम्युनिकेट कर रहा होगा और आपका प्रोसेसर जो है उसको स्टेप बाय स्टेप उसको समझ रहा होगा, क्योंकि वो एक एक इंस्ट्रक्शन को बड़ा तेज तेज एग्जीक्यूट करेगा। सी में तो उसको पहले पूरी वो कंपाइल करना पड़ेगा और उसको कंपाइलर लॉजिक सारा बैकएंड पे जो भी काम होता है। अब इसलिए अब आप कंपाइलर की जो कंपाइलर का इंस्ट्रक्शन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको कंपाइलर की वो सब बैकएंड पे पता है कैसे काम करता है, तो वो एक अलग एरिया है, तो वो बेसिकली जो है उसको लेके चलेगा और वो फिर इवेंचुअली करेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर रिलेटिवली स्लो होगा। इसी तरह जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आप इंग्लिश ऐसी आप जैसे हम पाइथन की तरफ आ जाएं, जितना जहाँ पे हम नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आ उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो वहां पे जितना आप आसानी यूजर को आसानी होगी, लेकिन आपके प्रोसेसर एंड पे जो है फिर आपको जो है वो मुश्किलात होंगी और टाइम कंजप्शन लगेगी। अच्छा जी, अच्छा अब हुआ क्या कि हमारे पास, मैंने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा टाइम इसलिए भी ज्यादा लगाया क्योंकि एक तो मैंने उसमें से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि आप ना ये प्रोग्राम मुझे इम्प्लीमेंट कर दें यूजिंग 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस और आपस में कंपैरिजन कर दें। तो आपने बेसिकली, फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी थी कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है और उनका फॉर्मेट ये है। तो आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज करके ना मुझे वो प्रोग्राम बना के दिखाना था, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। दैट्स नॉट अ बिग डील। सो डिस्प्ले नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा मेरा नजर, आ रहा नजर। अगर आपको किसी को लेट्स से स्लाइड्स नहीं नजर आ रही ना, तो एक दफा लीव करके ना दोबारा एंटर हो जाए। ये प्रॉब्लम आ जाता है, मेरे एंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंड से भी हो सकती है। कंप्यूटर बाज दफा अगर आपका वो स्लो हो ना इंटरनेट, तो वो मिस कर जाता है। एक दफा आप एग्जिट कर जाए, फिर दोबारा आप ज्वाइन कर जाए, होपफुली आपको ये मसला सॉल्व हो जाएगा। पर यार ऑनलाइन के जो है ना अपने अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये एक उसमें से है कि आप सबको जो है ना, पहले मेरा भी जब वो ऑप्टिकल फाइबर से पहले चल रहा था, मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जब ऑप्टिकल फाइबर लगाया उसके बाद से थोड़ा से मसले रिजॉल्व हुए। अच्छा जी, अब हमारी जो स्लाइड है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये है इंस्ट्रक्शन सेट की डिजाइनिंग। ठीक है, यानी कि अब हमने इंस्ट्रक्शन सेट को डिजाइन करना है। अब आपके माइंड में कुछ
कुछ पिक्चर बनी है इंस्ट्रक्शन सेट। आज हमारा चैप्टर था ना इंस्ट्रक्शन सेट का फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको पता लगा कि जो इंस्ट्रक्शन सेट में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी क्या टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो 3 एड्रेस भी हो सकती हैं, 2 एड्रेस भी, 1 एड्रेस भी, उनका कंपैरिजन भी हमने कर लिया। फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, और उसके बाद जो है डिजाइनिंग में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो आज हमने एक और चीज़ देख रहे हैं, वो है इंस्ट्रक्शन सेट की डिजाइनिंग। और आपका मसला हल हो गया? नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। अच्छा, गुड। यस सर। अच्छा, पहली चीज इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन सेट की जो डिजाइनिंग है ना, पहली बात वो ये कहता है कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इट अफेक्ट्स सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो जो इंस्ट्रक्शन सेट की डिजाइनिंग है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग बिकॉज ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स जो है ना को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि इट डिफाइंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना कोई मामूली सी चीज नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर के बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा होता है, तो आपने इसलिए कॉम्प्लेक्स सी चीज होती है। और दूसरा ये कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना वो डिफाइन करता है मैनी ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्रोसेसर, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपके इंस्ट्रक्शन सेट में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको परफॉर्म तो आपके प्रोसेसर ने करना है। ठीक है, तो और वो डिफाइन आपका इंस्ट्रक्शन सेट कर रहा होगा। और तीसरी चीज है कि ये प्रोग्रामर का तरीका होता है प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज प्रोग्रामर ने इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज करके जो है वो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देनी है। जो इसमें डिजाइन इश्यूज है ना वो ये 5 है, मेजर इश्यूज है। अच्छा, इन 5 में से जो पहले 3 कह लें, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके फौरन बाद, वो उसमें हम ये अगले 2 एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे। सो बेसिकली हम हर जो चीज मैंने आपको स्लाइड नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में दिखाई थी, उसी की अब डिटेल्स आ गई हैं। अब आगे कैसे, अब आप याद करें, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में वो जो स्लाइड दिखाई थी जिसपे मैंने कहा था कि पूरा चैप्टर पूरी बुक इस पे बेस करती है, उसमें मैंने आपको बताया था ऑप कोड का, और उसमें मैंने आपको बताया था एड्रेस का। वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट बताया था। आज मैंने आपको बताया कि उस इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट नहीं होता, बल्कि उसके कई फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक फॉर्मेट 4 जमा 6 जमा 6, यानी कि 4 + 6 + 6 का भी एक फॉर्मेट है। फिर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है 16 बिट्स का हो, 32 बिट की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, 64 बिट की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, यानी कि वेरिएबल बिट्स की भी आपकी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर हमने कहा कि जो उस वक्त हमने सिर्फ 2-3 कमांडें पढ़ी थी, ऐड की पढ़ी थी और लोड पढ़ा था, स्टोर पढ़ा था। आज हमने मल्टीप्लाई भी पढ़ लिया, आज हमने डिवाइड भी पढ़ लिया, आज हमने मुख्तलिफ और कमांडें भी देखी। और हमने देखा कि जो हमारी कमांडें होती हैं इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, वो सिर्फ ये 4-5 नहीं होती, बल्कि ये इसके अंदर एक पूरा एक रिपोजिटरी होती है 4 डिफरेंट टाइप्स की। डाटा मूवमेंट की कमांड्स होती हैं, उसमें आपकी डाटा प्रोसेसिंग की कमांड्स होती हैं, लोड स्टोर की कमांड्स होती हैं, डाटा स्टोरेज की कमांड्स होती हैं, और एक ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की कमांड होती है। 4 कैटेगरीज की कमांडें होती हैं। फिर हमने उसके बाद हमने कहा कि जब आप जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके अंदर भी आप जब उसको एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर भी फॉर्मेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब उसमें 3 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, 2 एड्रेस वाली भी हो सकती है, 1 एड्रेस वाली भी हो सकती है, 0 एड्रेस वाली भी हो सकती है। अब जब आप कोई इंस्ट्रक्शन, जब आप कोई एक इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन पहली बात है आप क्या कब कर रहे होंगे और क्यों कर रहे होंगे, मिसाल के। अब आपके सामने मैंने 2-3 आर्किटेक्चर तो बता दिए, जैसे मैंने आपको बता दिया इंटेल का, बता दिया कि x86 बड़ा पॉपुलर आर्किटेक्चर है, जिसकी बेस पे हमारे ये जो पेंटियम के प्रोसेसर्स हैं और ये चल रहे हैं। आर्म आर्किटेक्चर वो है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपके मोबाइल के जो प्रोसेसर्स हैं, मेजोरिटी मोबाइल के, कुछ ऐसे प्रोसेसर्स भी हैं मोबाइल फोन्स में जो कि इंटेल पे बने हैं। कुछ मोबाइल फोन की कंपनीज ने इंटेल के चिपसेट यूज करके भी प्रोसेसर्स निकाले हैं इंटेल आर्किटेक्चर की बेस पे, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हुए। मेजर डोमिनेंट मार्केट जो है वो आर्म की ही है। अच्छा, अब आर्म आर्किटेक्चर जिसने डिजाइन किया है, तो उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजों का ख्याल रखा होगा, और वो उसकी बेसिस क्या है वो आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी ना और बीसियों आर्किटेक्चर्स और भी हैं, पावर पीसी, SPARC, स्पार्क, बहुत से ऐसे आर्किटेक्चर हैं। कुछ ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए जो प्रोसेसर डिजाइन हुए हैं उनके आर्किटेक्चर मुख्तलिफ होंगे। सन का जो है कुछ आर्किटेक्चर डिफरेंट है। मतलब बाज दफा होता है कि बहुत ही स्पेशलाइज किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे
अगर आपने ग्राफिकल कोई काम करना है ना, तो ग्राफिकल काम करने के लिए ना बहुत ज्यादा आपको जिसे कहते हैं ना फ्लोटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप में से किसी ने इमेज प्रोसेसिंग पे कभी काम किया हो, वो सारा पीछे क्या होता है, अगर आपने मैटलैब यूज किया होगा तो पीछे आपके मैट्रिसेस बन रही होती हैं, रे बन रही होती है, पिक्सल्स की वैल्यूज होती हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कभी किसी का उसका इनवर्स ले रहे होते हैं, फिर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिकली और कंप्यूटेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अगर कोई एक ऐसा आर्किटेक्चर हो जिसमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस हो ही वो वाली क्या कहते हैं मैट्रिसेस वाली या अलजेब्रिक वाली या फ्लोटिंग पॉइंट वाली, तो बेसिकली आप उस आर्किटेक्चर को एक ऐसा आर्किटेक्चर आप प्रपोज कर सकते हैं जो बेसिकली किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए ही ऑप्टिमाइज किया हुआ हो। ठीक है, वैसे तो कुछ आर्किटेक्चर जो है वो जनरल पर्पज है, जैसे इंटेल का हो गया, वो तो जनरल पर्पज है ना, उसमें आप डेटा प्रोसेसिंग भी कर लें, आप उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वाला काम भी कर लें, ग्राफिकल वाला काम भी करें, मुख्तलिफ हर चीज के लिए वो आपने उसको बनाया हुआ है। लेकिन आप स्पेशलाइज किसी एक फंक्शन के लिए भी आप किसी आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसलिए डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो हैं जो प्रपोज किए गए हैं उनके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन माइंड में रखी हुई थी और उनके हिसाब से उनको ऑप्टिमाइज किया हुआ था। तो वो भी आप एक नेट पे जरा देख सकते हैं कि और आर्किटेक्चर्स क्या क्या हैं और किस तरह उनको ऑप्टिमाइज किया गया। जो डिजाइन इश्यूज जो आते हैं, पहला जो डिजाइन इशू है वो है जब आपको मैं टास्क देता हूँ, मिसाल तौर पे मेरे पास कोई एक कोई डीएसपी की कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है। सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है सिग्नल को प्रोसेस करना है। मसलन मेरी वॉइस आ रही है, उस वॉइस के ऊपर आपने जो है कुछ प्रोसेसिंग करनी है और आपने उस सिग्नल को कोई लेट से बूस्ट करना है, एम्पलीफाई करना है, कोई भी कोई लेट से काम करना है, सिर्फ आपने सिग्नल के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। और मैं कहता हूँ मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए मैं ये चिपसेट डिजाइन करना है, मुझे इस चिपसेट का एक आर्किटेक्चर बना के दो कि जो मैं सिग्नल प्रोसेसिंग की जो कमांड्स हैं और जो उस तरह का फंक्शनैलिटी है वो मैंने इस प्रोसेसर के ऊपर जो है वो से चलानी है। तो जब आप उस सिग्नल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के लिए इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन के लिए आपने कोई चीज़ बनानी है, ऑप्टिमाइज करनी है, डिज़ाइन करनी है और एक आर्किटेक्चर आप प्रपोज कर रहे होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उसमें आप इन 5 डिज़ाइन इश्यूज को कंसिडर करेंगे। पहला इशू होगा ऑपरेशन रेपर्टोयर। रेपर्टोयर या रिपोजिटरी कह लें या डेटाबेस कह लें, ठीक है, इसके 3-4 नाम है। वो क्या है? पहला बड़ा अच्छा सवाल, हाउ मेनी, कि आप जो इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन कर रहे हैं उसमें कितने ऑपरेशन होंगे। हाउ मेनी, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, 2500 होंगे, कितने ऑपरेशन होंगे। और एंड विच ऑपरेशन, और कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। पहले तो नंबर बताएं और फिर उनको आगे फर्दर डिटेल्स बताएं। एंड होगा, और होगा, नैंड होगा, मल्टीप्लाई होगा। मसलन एक जगह एक आर्किटेक्चर ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई की कमांड ही नहीं है, उसमें हो सकता है सिर्फ ऐड हो, वो ऐड करके मल्टीप्लाई करता हो। मसलन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, वो 2 को 4 दफा ऐड कर देगा, उससे भी 8 आ जाएगा। 4 दफा 2 लिखें और उसको ऐड कर दें आपस में, वो भी आपका ऐड मल्टीप्लाई की कमांड एग्जीक्यूट। बाज दफा मल्टीप्लाई की कमांड होती नहीं है इंस्ट्रक्शन सेट में, बाज दफा एड्स के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन बात मैंने आपको वही बताई, जिस आर्किटेक्चर में 200 इंस्ट्रक्शन है, एक आर्किटेक्चर में 2000 है, 200 से भी वो काम हो जाएगा। उनको आपस में मिक्स एंड मैच करके आप वो काम वो कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन वही बात है ना कि यूजर को आसानी होगी 2000 में, क्योंकि उसे कोई ना कोई अपने मतलब की इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। लेकिन प्रोसेसर की लग जाएगी पीछे, क्योंकि प्रोसेसर ने क्या करना होगा, प्रोसेसर ने बेसिकली उन 2000 इंस्ट्रक्शंस को समझना है, इंटरप्रेट करना है, उसका मैकेनिज्म पूरा वो डिफाइंड होगा उन 2000 के ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना, मतलब प्रोसेसर को आपने 2000 इंस्ट्रक्शंस के लिए डिजाइन किया हुआ है, उधर आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को 20 इंस्ट्रक्शंस के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो जो भी कोई काम करेंगे उन 20 के ऊपर वो ट्रांसफॉर्म करेगा इवेंचुअली। सो दूसरा है कि एंड विच ऑपरेशंस टू प्रोवाइड, आगे कहता है एंड हाउ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस शुड बी, कि ऑपरेशन जो आप उसमें परफॉर्म करेगा वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि वो ऑपरेशन जो है वो कितने रजिस्टर्स के ऊपर जो है या कितने एड्रेसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकेगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा और कितने बिट्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहा होगा, वो सारा आपने बताना है। आपका वो बताएगा क्या आपकी आपकी ऑपरेशन की जो डेटाबेस है या ऑपरेशन की रिपोजिटरी है या रेपोर्टायर है वो बताएगा। सो पहला तो ये इशू है कि आपने इसको कंसिडर करना है, इसको मद्देनजर रखना है, ये एक डिजाइनिंग के वक्त ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरी चीज होती है डेटा टाइप।
द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा अपॉन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। दूसरा ये होता है कि जो ऑपरेशंस आपने पीछे बता दिए हैं आर्किटेक्चर के अंदर कि ये 200 या ये 250 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो ऑपरेशंस किस डाटा टाइप के ऊपर अप्लाई होंगे? क्या वो इंटीजर के ऊपर अप्लाई होंगे, फ्लोट के ऊपर अप्लाई होंगे, या आप कह लो कि वो अनसाइंड के ऊपर अप्लाई होंगे, साइंड के ऊपर अप्लाई होंगे, फ्लोट होगा, डबल होगा, इंटीजर होगा, या आपके पास वेरिएबल, वो जो वेरिएबल होगा, किसके ऊपर जो है वो अप्लाई होंगे ये ऑपरेशंस, ये भी आपने डिफाइन करने हैं, ये भी आपने जो है वो कंसिडरेशन में रखने हैं, ये भी आपने पहले से जो है ना प्री डिफाइंड करने हैं। तीसरा जो पैरामीटर होता है इंस्ट्रक्शन सेट की डिजाइनिंग में, वो होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो कितने बिट्स की होगी, आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस उसमें कितने होंगे, 2 एड्रेस होंगे इंस्ट्रक्शन में, 3 एड्रेस होंगे, 4 एड्रेस होंगे, और जो साइज ऑफ वेरियस फील्ड्स, आपके एक इंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, हर फील्ड का कितना कितना साइज होगा, ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन सेट की डिजाइनिंग में एक जो है वो फंडामेंटल सी चीज है। सो जब हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं ना, जब मैं आपको इंटेल x86 या आर्म आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किस डेटा टाइप पे अप्लाई होती हैं, और इस आर्किटेक्चर के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स हैं, कितने बिट्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने एड्रेसेस उसमें अवेलेबल हैं, कितना उसका जो है वो जिसके अंदर वेरियस फील्ड्स हैं उनका क्या क्या साइज है, ये सब आपको मैं एक आर्किटेक्चर में बताऊंगा। चौथी चीज जो है वो है नंबर ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर्स दैट कैन बी रेफरेंस्ड बाय इंस्ट्रक्शंस एंड देयर यूज। चौथी चीज ये है कि जी आपके प्रोसेसर के अंदर तो रजिस्टर्स तो है ही हैं, ठीक है, आपके प्रोसेसर के अंदर बीसीओ रजिस्टर्स होते हैं, 100 रजिस्टर हो सकते हैं, 150 रजिस्टर, एक लिमिटेड नंबर ही होता है ऑब्वियसली। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके प्रोसेसर के अंदर केबीज या एमबीज हो, ना ना ना, इतना हैवी नहीं होगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे। जो केबीज की बात होती है ना, वो आपकी कैशे शुरू हो जाती है, केबीज में नॉर्मली आपकी L1 कैशे होती है, फिर उसके बाद आप कह लें कि एमबीज में आ जाती है L2 कैशे, और फिर सेवरल एमबीज में आपकी L3 कैशे आ जाती है। तो जो आपका और कैशे के बाद फिर आपकी मेन मेमोरी शुरू होती है, जो कि 16 जीबी 18 जो 16 जीबी 8 जीबी या 24 जीबी की आपकी रैम हो सकती है। उधर आपका जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होगी ना, वो बेसिकली आपकी बड़ी लिमिटेड सी मेमोरी होगी, जो रजिस्टर्स होंगे जिसमें 16 बिट या 32 बिट की इंफॉर्मेशन आ सकेगी, और उस तरह के 100 या 200 या 150 रजिस्टर्स आपके प्रोसेसर के अंदर होंगे। सो आपने बताना है कि आपके जो प्रोसेसर के अंदर कितने रजिस्टर्स हैं, और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसमें आप प्रोसेसर के रजिस्टर्स को कैसे रेफर कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी लोड ए, तो इसमें आपने बता दिया था अपने सीपीयू को कि भाई लोड ए का मतलब ये है कि आपने ए में मेमोरी में ए में कुछ पड़ा हुआ है, उसको उठाओ और उसको एक्यूमुलेटर में लोड करो, बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ए में से उठा के एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर ही है ना, वो भी सीपीयू के अंदर मौजूद है, उसमें डाल रहे हैं। अब सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर होते हैं, मसलन S0 से लेकर S7 तक रजिस्टर्स हैं। S0 से S7 का मतलब है S0 रजिस्टर है, S1 है, S2, S3, S4, S5, S6, S7। इसी तरह सीपीयू के अंदर T रजिस्टर्स हैं, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। इस तरह स्टैक के रजिस्टर्स हैं, AT रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स हैं, और एक पूरा बैंक बना हुआ है। कुछ उसमें टेम्परेरी रजिस्टर्स भी होते हैं। तो अब आपने एक कमांड लिखी है मूव लेट से R1 या T1, T2, तो पता लगा कि T2 का उठा के T1 में डाल दो, ये मैम सीपीयू के अंदर ही 2 रजिस्टर थे, या स्वैप है, स्वैप T1, T2, तो T1 का चीज T2 में चलेगी, T2 की चीज T1 में गया, आपने स्वैप कर दिया। या अगर आप कहते हैं मूव करें, लोड करें R1 को या T1 को, कॉमा ए आपका मेमोरी का है, मेमोरी से उठेगा और T1 में लोड हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये प्रोसेसर के रजिस्टर्स को रेफरेंस किस तरह करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सी दफा आपने मेमोरी से सामान उठाना है, कंटेंट उठाना है, और उसको सीपीयू के रजिस्टर्स में डालना है। आखिरी चीज ये है एड्रेसिंग। अब आपका एड्रेस आपको चाहिए होते हैं अगर आपने किसी ऑपरेंड को तलाश करना है। मसलन एक इंस्ट्रक्शन आई है, उसमें एड्रेस आया 940,
अब उस 940 पे आप जाएंगे तो आपको 0003 मिलेगा। अब 0003 जो है वो ऑपरेंड है, ठीक है। उस ऑपरेंड के ऊपर क्या आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बाज दफा ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन है लेट्स से 9940, 9940 का मतलब ये है कि 9 एक ऑपकोड है, आगे है 940, 940 एड्रेस पे जाएंगे, 940 एड्रेस पे गए तो अंदर एक चीज पड़ी हुई है 976। अब ये 976 भी एक एड्रेस है, 976 एड्रेस पे जाएंगे तो वहां पे पड़ा होगा 673। अब वो 673 भी एक एड्रेस है, उस 673 पे जाएंगे तो पता चलेगा 0003 मिल गया आपको। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, बिकॉज इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस था उस एड्रेस पे गए तो एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे गए तो एक और एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे गए तो जाके आपको जो है वो ऑपरेंड मिला। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि मेमोरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑपरेंड नहीं मिलता, बल्कि आपको कैस्केडेड जाना पड़ता है और फिर जाके आपको ऑपरेंड मिलता है। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। बाज दफा सर ये बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू वाला कांसेप्ट यहीं से निकला है? सॉर्ट ऑफ, ये बेसिकली अब हायर आप अपर एंड पे, ये आप सी लैंग्वेज की एग्जांपल दे रहे हैं ना? यस सर, जो उसमें कांसेप्ट आता है बाय रेफरेंस वैल्यू पास करना और बाय वैल्यू जो जाती है, वो मेरा ख्याल है यहीं से निकला है। हाँ, ये आपकी एग्जांपल बिल्कुल रेलिवेंट है। ये बेसिकली आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तशबीह देना, बिल्कुल उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक वो चीज है कि जहां पर ना जहां पर ये है कि आपने जहां पे ये जैसे मैं आपको 4-5 सिनेरियो समझाता हूँ। एक सिनेरियो ये है और आप उसको खुद इससे महसूस होंगे सिनेरियो से। एक सिनेरियो ये है कि जी मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है और मैंने उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड डाल दिया, तो ये तो सबसे फास्ट काम हो गया ना। इसे मैं कहता हूँ इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ आई मेड योर लाइफ इजियर। तो आप कहेंगे यार जबरदस्त यार, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एड्रेस ऑपरेंड मिल गया और उसी ऑपरेंड के ऊपर आपने जाके कुछ दो नंबर्स को आपस में, उसी ऑपरेंड का और एक और ऑपरेंड को आपस में आपने ऐड करना है मिसाल के तौर पर, ये तो बेस्ट काम हो गया। लेकिन इसमें मसला है, मसला ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन में जो आप ऑपरेंड देंगे वो एक बहुत बड़ा ऑपरेंड नहीं हो सकता, बिकॉज इंस्ट्रक्शन में कुछ ऑप कोड होता है, कुछ उसमें एड्रेस होते हैं, कुछ ये बिट्स होते हैं, कुछ वो बिट्स होते हैं, एंड पे जाके छोटे से बिट्स बचते हैं वैल्यू के लिए, तो बहुत बड़ी वैल्यू आप उसमें नहीं दे सकते। इसलिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इसलिए होती है, अगर आपने 10-20 कोई छोटा नंबर लेना है, ऐड सब्ट्रैक्शन कराना है, लूप लगाने, तो आप इंस्ट्रक्शन में ही वो वैल्यू डाल दें। लेकिन अगर कोई नंबर आपने मिलियंस बिलियंस का नंबर देना है तो वो आप इंस्ट्रक्शन के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड अ बिगर रजिस्टर, यू नीड अ डेडिकेटेड रजिस्टर फॉर दिस नंबर। सो एक तो है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड हो, दूसरा ये है कि आपका ऑपरेंड सीपीयू के किसी रजिस्टर में पड़ा हो, वो भी सौखा आसान काम है, बिकॉज सीपीयू के अंदर ही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप सीपीयू से फौरन उठा लेंगे, बिकॉज सीपीयू के रजिस्टर से कोई चीज लेना देना बड़ा सिंपल काम है। ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग के रजिस्टर में ही डाटा पड़ा हुआ है। वैसे मैंने अगले चैप्टर में ये एक्सप्लेन करनी थी चीजें। तीसरा लेवल ये है कि जी आपने मेमोरी में से उठाना है, तो आप एड्रेस दें, मेमोरी पे जाएं, मेमोरी से उठा लें। थोड़ा सा स्लो काम है, बिकॉज मेमोरी में जाना, मेमोरी में ढूंढना, फिर मेमोरी से निकाल के देना। एक होता है कि मेमोरी में एड्रेस दें, उस एड्रेस पे जाएं, वहां एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाएं, फिर एक और एड्रेस मिलेगा, उस पे जाएं, फिर एक और एड्रेस मिलेगा, उस पे जाएं, फिर जाके ऑपरेंड मिलेगा। ये है कि 4-5 चक्कर खा के आपको ऑपरेटर में, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, तो वो सबसे स्लो काम होगा। लेकिन उसके अपने फायदे हैं, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं। हर एक की अपनी अपनी अहमियत है और बाज दफा में वो जरूरत भी होता है किसी काम के लिए। तो जो आप कह रहे हैं ना बाय रेफरेंस पास करना, बाय वैल्यू पास करना, तो बाज दफा ये है कि बाज दफा वो रेफरेंस ये है कि जैसे आप बाज दफा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद क्या है कि आपने बेसिकली फंक्शंस क्यों बनाते हैं, पहला तो ये सवाल मेरा आपसे, फंक्शंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको मॉड्यूलर अप्रोच चाहिए। आप लेट से आप 10 लोगों का बैठ के एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब सारा काम तो एक बंदा नहीं कर सकता, आपने काम को 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, या तू ये फंक्शन बना ले, तू ये फंक्शन बना ले, तू ये फंक्शन बना ले। 10 बंदे 10 फंक्शन बनाते हैं, आखिर में उनको कंबाइन कर लें तो एक प्रोग्राम में 10 फंक्शन आ जाएंगे। जब भी आपने किसी फंक्शन को यूज करना होगा, आप उसको कॉल करें, तो उसको जब कॉल करेंगे तो आप बेसिकली उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब उस फंक्शन को कॉल करने के भी फिर कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जी आप उस फंक्शन को मैं शुरू से एंड तक या उसमें डायरेक्ट वैल्यू पास करके उस वैल्यू को ऑपरेट करवा लें। सो वो बेसिकली उसके पीछे आपने C++ में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी होगी। तो अब वो इसी तरह ऐसे ही है। तो वो वही बात है कि जिस तरह हम बाज दफा आप सीपीयू में भी, जब आप इवन C++ में भी मुझे याद पड़ता है जब मैं प्रोग्रामिंग में
कर रहा था अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में, तो उसमें मुझे आके बता रहे थे मेरे इंस्ट्रक्टर्स के जब आप ये प्रोग्राम इस तरह लिख रहे हैं तो उसके पीछे बैक एंड में मेमोरी में ये हो रहा है और मेमोरी में इस तरह बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने मेमोरी में कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप रजिस्टर्स में आपस में मूव कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्विक हो जाएगा। इसमें मेमोरी के रिसोर्सेज लगेंगे और ये नहीं इसमें नहीं लगेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। बट लेकिन जब तक आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज नहीं है ना, तो आपको वो क्लियर नहीं होगा। बट एड्रेसिंग के कई तरीके हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। तो जी सर, जो आपने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का बताया, इसमें जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि हमें एक जो लंबे ऑपरेंड्स हैं उनको यूज करने की जरूरत हो, अगर हमारी रिक्वायरमेंट। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब आपको लेट से बहुत बड़ा ऑपरेंड चाहिए तो वहां पर, और हमारे पास स्पेस लिमिटेशन हो, तो हम ये करते हैं कि वहां पे हम पहले एक जगह रेफर कर देते हैं, फिर उसमें से एड्रेस उठाते हैं, फिर उस एड्रेस पे जाके एक बड़ा ऑपरेंड जो है वो उठा लेते हैं। तो वो अभी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। और मैंने बताया ना कि इसमें ये नहीं है कि ये एड्रेसिंग सबसे अच्छी है, हर एड्रेसिंग का कोई फायदा होगा, कोई नुकसान होगा, और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा कि भाई कौन सा कहाँ लगाना है। ठीक है, वरना तो ये फिर सारी चीजें एग्जिस्ट ही ना करती ना, फिर तो होती है एक ही चीज। बाज दफा होता है कि मुख्तलिफ चीजें होती हैं और हर चीज के कोई ना कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। बट ये 5 जो मैंने आपको बताया ना, ये 5 फंडामेंटल डिजाइन इश्यूज हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है, तो तब जाके जो है ना आपकी बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो डिजाइन होगा। अच्छा, अब इसमें ये जो 5 मैंने आपको बताई है ना, ये पांचों मैं आपको बड़ी डिटेल में अगली आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा कि आर्म के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, किस डाटा टाइप पे अप्लाई होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स भी बताऊंगा, उस प्रोसेसर के अंदर कितने रजिस्टर्स हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे रेफरेंस देना है वो भी बताऊंगा, एड्रेसिंग के मोड्स भी बताऊंगा। ये सारी जब मैं आपको ये पांचों की पांचों चीजें बता दूंगा ना, तो आपको इंस्ट्रक्शन सेट का ए से लेकर जेड तक सब पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप चाहे आर्म आर्किटेक्चर का मैनुअल उठा के खोलें, आप चाहे रिस्क का आर्किटेक्चर जो ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है रिस्क 5 उसका उठा के खोल लें मैनुअल, आप x86 का मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दें, आपका जो बिगर पिक्चर है ना वो यही होगी। और पूरा का पूरा मैनुअल ना इन 5 चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होगा कि यार इसमें क्या है, ऑपरेशन रेपोर्टायर को एक्सप्लेन कर रहा होगा, कुछ उसके चैप्टर जो है वो डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, कुछ चैप्टर्स उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, कुछ रजिस्टर्स को कर रहे होंगे, कुछ एड्रेसिंग को कर रहे हैं। सो ये पांचों चीजें आपने कंसीडर करनी होती हैं जब आप एक इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन करते हैं या बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। जो ऑपरेंड्स होते हैं ना, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेंड्स क्या है, व्हाट इज ऑपरेंड। अब मैं आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेंड क्या होता है? सर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, जिसके ऊपर लाइक प्लस एक ऑपरेंड होगा ऑपरेटर के अलावा सर जी एक्सप्रेशन सर वो ऐड करना है सर, जो ऐड का है उसको ऑपरेंड कह सकते हैं। वैल्यू है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो। शाबाश, जो 009 आपको दिया है, आपने सही जवाब दिया है, और जो इससे पहले जिसने जवाब दिया वो गलत जवाब दिया। ठीक है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे गौर करना है। प्लस जो है ना वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर। जैसे वो कंफ्यूज हो गया था। वो कोई बात, इट्स ओके, इट्स ओके। एज फार एज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने वर्डिंग में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर दी कोई मसला नहीं है। एक चीज होती है ऑपरेटर, वो है प्लस। और जिस तरह आपके जो दूसरे दोस्त ने बताया कि जिस तरह जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो ना, जैसे 0003 और 0002 ये आपके ऑपरेंड थे। इन ये दो ऑपरेंड्स हैं, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमेशा किसी ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। ऑपरेंड होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करें। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अब हम हर चीज की तफसील में जाएंगे। मैंने बताया था ना वो चैप्टर नंबर 3 की स्लाइड को भूलना नहीं है। अब आपका उस टाइम पे सवाल हो, सर क्या ऑपरेंड 0003 या 0002 ही होता है, मतलब दो नंबर्स ही होते हैं, मतलब दो इंटीजर्स ही होते हैं जिनको आपस में आपने ऐड करना होता है, इसके अलावा कोई और ऑपरेंड हो सकता है? तो मैं आपको कहता हूँ कि ऑपरेंड जो है ना वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मसलन दिस इज एक चीज है, आ बुक एक चीज है, दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट कर दें तो दिस इज आ बुक बन जाएगा।
यानी कि दिस इज आपके पास कैरेक्टर है और आ बुक भी कैरेक्टर है, दोनों चीजों का आपस में आप कॉन्केटिनेट कर दें तो क्या बन जाएगा, दिस इज आ बुक, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेंड के लिए जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स हो, ऑपरेंड जो है वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो कैरेक्टर्स को भी आप आपस में वो जोड़ सकते हैं। मसलन आप अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ऑपरेंड जो है वो एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब ये है कि हाँ, डाटा टाइप का मतलब कैरेक्टर, फ्लोट, कैरेक्टर्स भी हो इंटीजर। सकता है, हाँ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ऑपरेंड्स आपके लॉजिकल डाटा भी हो सकते हैं। लॉजिकल डाटा का मतलब ये है कि फैक्ट्स मतलब, जी बेटा जी, मतलब हमारे फैक्ट्स भी हो सकती है ना ऑपरेंड में। हाँ लॉजिकल डाटा से मुराद क्या होती है, लॉजिकल डाटा से मुराद होती है वन या जीरोस। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इनपुट है 101, ये एक इनपुट है, ठीक है, 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब ऑन। लेट से आपका एक लॉजिकल डाटा की इनपुट है 101, एक और इनपुट है 011। अब दो इनपुट्स आ गई, एक आ गई 101, एक आ गई 011, ये दोनों लॉजिकल डाटा है। अब हमने इन दोनों लॉजिकल डाटा को एंड करवाना है। एंड करवाने का मतलब है 10 का एंड करते हैं तो 0 आता है, 01 का एंड करते हैं तो 0 आता है, 00 का एंड करते हैं तो 0 आता है, जब 1 और 1 का एंड करते हैं तो 1 आता है। आपको पता है, आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में पढ़ा हुआ ना, एंड गेट, और गेट, यस सर। और एक्स नॉर। यस सर। ये ऐसे ही है, जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूं कि एक वायर लगी हुई है, सीरियल वायर है, ठीक है, उसमें दो बटन लगे हुए हैं, उसको प्रेस करेंगे, दूसरे बटन को प्रेस, जब दोनों को प्रेस करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा और आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बटन भी ऑफ होगा ना तो करंट पास नहीं होगा और आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। यही अगर आपकी पैरेलल वायर्स होती तो पैरेलल वायर्स, चार आपस में पैरेलल तारें आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई एक भी ऑन होगी ना तो आपके वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो है ना लाइट ऑन हो जाएगी। सो और में क्या है कि दोनों में से कोई एक भी वन है तो आउटपुट पे वन आ जाएगा, यानी कि 10 पे भी वन आएगा, 01 पे भी वन आएगा, 11 पे भी वन आएगा और 00 सिर्फ 00 पे 0 आएगा। सो बाज दफा जो ऑपरेंड होते हैं ना वो लॉजिकल डाटा होते हैं। लॉजिकल डाटा से मुराद क्या है, 0 1s की फॉर्म में, एक डाटा आएगा 1011, एक आएगा 0011, दोनों को आपस में आपने एंड करवाना है या और करवाना है या नैंड करवाना है या एक्स और कराना है या एक्स नॉर कराना है या एक्स और करवाना है। तो एक्स और, एक्स नॉर, एंड, नैंड, ये सब ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, ठीक है। और जो ऑपरेंड होगा वो लॉजिकल डाटा होगा, वो क्या होगा 1011 0011 00101, ये आपका डाटा हो जाएगा। फिर क्लियर? यस सर। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये है कि आपके जो ऑपरेंड है वो आपके एड्रेसेस भी हो सकते हैं। मसलन आपके पास एक एड्रेस आया है 940, ठीक है ना, और आपके पास एक और एड्रेस है 950, दोनों को आपस में ऐड करना है, दो एड्रेसेस को ऐड करना है मिसाल के तौर पे आपने। तो या आपके पास दो मेमोरी के, एक मेमोरी का एड्रेस आया है, उस मेमोरी के एड्रेस में आप 70 ऐड कर रहे हैं और फिर एक नया एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। सो उस पे भी आप बेसिकली ऑपरेंड, हर वो चीज जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें तो वो आपका ऑपरेंड होता है। हर वो चीज जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ऑपरेटर लगा सकें, वो ऑपरेंड है। जो आपका एड्रेस होता है उसमें कुछ ऐड कर दें, एड्रेस में कुछ माइनस कर दें। जैसे होता है ना, आप मेमोरी के एक एड्रेस पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ 70 का जंप कर लो, उसमें 70 ऐड करके कहीं अगली जगह जंप कर जाओ, या उसमें 70 माइनस कर जाओ, ऊपर चले, 4 ऊपर कर लो, 4 नीचे कर लो। सो वो आप मूव कर रहे हैं इन मेमोरी, तो आप एड्रेस को एज अ वो ले रहे हैं, एज अ इनपुट ले रहे हैं, और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या एक एड्रेस और दो एड्रेसेस को आपस में ऐड कर रहे हैं। सो इनपुट जो आपका ऑपरेंड जो है वो एड्रेसेस भी हो सकते हैं, आपके ऑपरेंड जो है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके ऑपरेंड जो है वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको आपस में आपने कंकैटिनेट करना हो। आपके ऑपरेंड जो है वो लॉजिकल डाटा हो सकता है जिसके ऊपर आपने कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। इसलिए जो ALU होता है ना, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि ALU एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन तो वही है ना जो एंड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट वाले हैं। जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एंड और नॉर वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट, वो लॉजिकल डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं बिट बाय बिट, यानी कि एक
1 को अगले 1 से, एक 1 को 0 से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो नंबर्स होते हैं उसमें आपने नंबर को एज अ होल 70 को 80 से ज़रब देना है या 70 को 40 से ज़रब देना है, तो वो नंबर बाय नंबर मल्टीप्लिकेशन होती है। सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, वो तमाम चीजें जिनकी कोई डाटा टाइप होती है वो ऑपरेंड्स कहलाएंगे। हो सकते हैं नंबर्स ये हो सकते हैं कि ऑल मशीन इंस्ट्रक्शन लैंग्वेजेस इंक्लूड न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, नंबर्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर आर लिमिटेड। ठीक है ना, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर एक नंबर जो है एक सर्टेन लिमिट तक आप स्टोर करा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो नंबर है वो किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा ना, मेमोरी भी होगी तो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ये नहीं हो सकता कि वो नंबर इन्फिनिटी तक चलता रहे। सो एक दो चीजों में लिमिट, एक है लिमिट है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेबल ऑन द मशीन। एक तो ये है कि आप ना नंबर्स का एक मैग्नीट्यूड है, मतलब एक सर्टेन नंबर तक आप जो है ना नंबर को लिख सकते हैं, उसके बाद नंबर जो है ना वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड की एक लिमिटेशन है। दूसरी चीज लिमिटेशन आती है फ्लोटिंग पॉइंट के केस में, उसकी प्रिसिजन में आती है। मसलन आपको पता है पाई जो होता है वो 22/7 होता है। जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं ना, तो इसका आंसर आता है 3.1415 और ये चलता जा रहा है। ये मिलियंस नंबर तक इसको लेके चले गए हैं, ये खत्म नहीं होता, ये एंड नहीं हो रहा, और हर दफा इस पे कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। बाज़ दफा होता है ना, जैसे आप 10 को 3 पे डिवाइड करें तो 3.33333 वो 3 का पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं जो आपके पास जो एक रैशनल नंबर होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर वो हैं जो आपको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और जिसमें एक रिपीटेबल पैटर्न आए। उस रिपीटेबल पैटर्न से क्या होता है कि आप वो ओरिजिनल नंबर वापस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन एक वो नंबर होते हैं जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, वो नंबर चली जा रहा है। पाई के साथ यही है, उसका जो इरेशनल नंबर है ये चले जा रहा है, उसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। और ये सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर भी इसको सॉल्व किया है, जो कि मिलियंस और टेंस ऑफ मिलियंस डिजिट्स तक लेके गया है इसको, लेकिन एंड पे भी जाके ना स्टिल कंटिन्यू हो रहा है और कोई पैटर्न नहीं आ रहा और ये नंबर खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, तो लेकिन जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, उसमें भी, और इवन कोई भी मशीन आप ले लें, उसमें प्रिसिजन की जो है ना एक लिमिट होती है, यानी कि एक खास डिजिट तक आप उसको जो है वो लिमिट कर। अब यहाँ पे एक नया सवाल मेरे जहन में है। अच्छा, आप में से सबको पता है कि प्रिसिजन में और एक्यूरेसी में क्या फर्क है, या कोई फर्क नहीं है इसमें? कोई बता सकता है मुझे प्रिसिजन में और एक्यूरेसी में कोई फर्क है? अक्सर हम लफ्ज यूज करते हैं, या बड़े प्रिसाइज हो या बड़े एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कंफ्यूज करते हैं। प्रिसिजन में और एक्यूरेसी में कोई फर्क है या सेम वर्ड है? ऐसा फर्क तो है। एनीवन? सर प्रिसाइज का मतलब ये कि हम अपने रिजल्ट्स की नियरेस्ट हैं, वैसे अभी रिजल्ट्स को अचीव नहीं यहाँ कर सकते। सामने वर्ड आया तो मेरे जहन में आया कि चलिए आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूँ। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है बट पता होना चाहिए। प्रिसिजन का जो वर्ड है ना, ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना प्रीसाइज है, यानी कि जितना आप एक्सपेंसिव और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट यूज करेंगे वो उतना प्रीसाइज होगा। मिसाल के तौर पे 3 चीजें हैं। एक आपके पास रूलर है, जिसे हम फुटा कहते हैं, रूलर है। एक आपके पास वर्नियर कैलिपर है, और एक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। रूलर के ऊपर क्या होगा? रूलर के ऊपर या मेजरमेंट जो करेंगे वो 10 सेंटीमीटर होगी, या 10.1 होगी, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 और 11। 10 से और 11 सेंटीमीटर के दरमियान उसमें 10 डैशें लगी होंगी, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेजर एक्यूरेट कर सकते हैं, सॉरी प्रिसाइज कर सकते हैं। 0.1 के बाद वो आगे नहीं चलता, यानी कि 0.1 और 0.1 के इंक्रीमेंट से वो कर रहा होता है। इस तरह वर्नियर कैलिपर है, वो उसका लीस्ट काउंट लेट से 0.01 है, माइक्रोमीटर का लेट से 0.001 है। तो जो जो जितना स्मॉल उसका लीस्ट काउंट होगा, यानी कि जितनी मिनिमम रीडिंग वो ले सकता है, उतना वो उसका लीस्ट काउंट कम होगा, उतना वो प्री साइज होगा। यानी कि जो चीज मतलब एक फुटा आपको कह रहा है कि 10.1, एक आपको कह रहा है 10.01, एक कह रहा है 10.001,
तो जो 10.001 है, जो बहुत उसको करीब तक मेजर करके दे रहा है, वो प्रीसाइज है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सबसे ज्यादा प्रीसाइज है, उसके बाद जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर प्रीसाइज है, और सबसे कम जो प्रिसीजन है वो है आपके फुटे की। ठीक है, और फुटे से भी नीचे आ जाए तो आपकी हाथ की जो हम बनाते हैं ना, अपने पाँव का कदम गिनाते हैं, वो हमारा सबसे लीस्ट प्रिसाइज है, बिकॉज हर किसी का फुट का साइज फर्क हो सकता है, और उससे आप एक रफ मेजरमेंट ले लेते हैं, पैमाइश ले लेते हैं। सो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से जो चीज रिलेटेड है वो आपकी प्रिसीजन है। जो एक्यूरेसी की वर्ड है ना, एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है। एक्यूरेसी का ताल्लुक जो होता है वो आपकी आपकी आपने जो मेजरमेंट ली है और जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसके एरर में कितना है फर्क, उसमें कितना, मसलन एक चीज 25 सेंटीमीटर की है, आपने जो मेजर की है वो भी 25 की है, तो आपका एरर 0 है। तो आप कहेंगे भाई मेरी रीडिंग जो है, जो मैंने मेजरमेंट की है वो एक्यूरेट है। जो एक्चुअल है और जो मैंने की है उनके दरमियान एरर जो है ना वो कम होना चाहिए। एक्यूरेसी जो है ना, वो हो सकता है फुटे की एक्यूरेसी ज्यादा आ गई हो और माइक्रोमीटर की या वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी कम हो। मिसाल तौर पे एक आपने लाइन ड्रॉ की जो एक्जैक्ट 25 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, और आपने फुटे से मेजर किया तो 25 आया, आपने कहा 25 है और थी भी 25, तो एरर आ गया 0। वही रीडिंग आपने लेट से वर्नियर कैलिपर से मेजर की और आपकी आ गई 25.01, उसने कह दिया 25.001, तो आपका फुटा इस केस में ज्यादा एक्यूरेट हो गया, बिकॉज उसमें परसेंटेज एरर जो है वो कम है। सो एक्यूरेसी का ताल्लुक जो होता है हमेशा एक्चुअल और मेजर्ड के डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल और उसकी मल्टीप्लाई बाय 100 उसके एरर के साथ होता है। तो जब भी आप एक्यूरेसी का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके माइंड में कोई एक्चुअल रीडिंग और मेजर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जो प्रिसीजन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंस्ट्रूमेंट या आप इक्विपमेंट की पर्सपेक्टिव से बात करें। क्लियर हुई बात मेरी या नहीं क्लियर हुई, या मुश्किल है ये समझना? ये सर क्लियर हो गई है। क्लियर है सर। बताएं बताएं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर क्लियर है। क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा सॉरी मेरा मेरा ख्याल है माइक्रोफोन, ओहो मेरा स्पीकर म्यूट हो गया था। आप कितना बीच में जवाब दे रहे होंगे और मुझे वो मिल नहीं रहा था, सॉरी। अच्छा, वैसे ही वो पॉइंट आ गया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है बेसिकली कि जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, तो उसमें ना प्रिसीजन की ना बेसिकली क्या होती है, अच्छा कभी आइंदा ऐसा हो तो आप मुझे बेशक टेक्स्ट कर दिएगा। तो उसमें जो है वो क्या होता है कि आपका ना बेसिकली लिमिट होती है एक प्रिसीजन की, यानी कि अगर अगर कोई लेट से आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया है, आपने 22 को 7 पे डिवाइड किया और एक 3.1715 एक लंबा नंबर आ गया, तो अब आपने उस नंबर को अल्टीमेटली तो 0 1s की फॉर्म में सेव करना है ना। आप अपने कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर्स के ऊपर तो नहीं आप 3.141, वहां तो 1 zeros में जाएगा वो चीज, तो एक सर्टेन डिजिट तक ही आप उसको सेव कराएंगे, तो एक लिमिट होती है प्रिसीजन की। अब आज एक बड़ा अच्छा सवाल आ गया कि अगर जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक नंबर है 10.763, इसको अगर 0 1s में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके ऊपर एक IEEE का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के थ्रू जो है ना वो 0 1s में कन्वर्ट होता है। तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, किसी बच्चे ने बनाई हुई है, बड़े जबरदस्त तरीके से आपको समझाएगा कि अगर आपने 10.734 को अगर आपने 10 में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। इंटीजर को तो आपको आता है ना, 2 से डिवाइड करते रहे एंड पे वो 10 का पैटर्न बन जाता है। आई होप कि आपको ये चीजें आती होंगी, नहीं भी आती तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सीख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। जी सर, ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि अच्छा अगर किसी को नहीं भी आता ना, तो मैंने यही बात की ना कि कुछ मैटर नहीं करता। 5-10 मिनट की यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे, आपको चीज आ जाएगी। ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई होता ना, बाज दफा PhD में मैंने खुद जब मैं काम करने लगा तो बाज दफा जिसे होता है ना ग्राउंड जीरो, जो बेस जीरो की चीजें हैं, वो भी आपको बाज दफा माइंड में रिकैप नहीं होती, या आपने उस तरह सही तरह पढ़ी नहीं होती, या आपने उस डेप्थ से पढ़ी नहीं होती। तो आप जब किताब खोलते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, विकिपीडिया पे सर्च करते हैं, हार्डली कुछ हफ्ते लगते हैं और उसके बाद आपका सारा बेस जीरो जो है ना ग्राउंड लेवल क्लियर हो जाता है। तो अगर किसी का कोई चीज रह भी जाए ना, कोई इतनी क़यामत नहीं आ जाती। अगर आपको बहुत दफा इंसान सोचता है यार पता नहीं मुझे ये चीज भी नहीं पता, मुझे ये चीज भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता दुनिया में, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। जब आप रियलिटी में देखते हैं तो असल में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया जिसका आपने सोल्यूशन देना है, उसके लिए आप यूट्यूब से और आप इंटरनेट से, विकिपीडिया से और आप बुक से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, लेकिन जो असल दिमाग लगाना है ना, वो आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है।
और प्रॉब्लम को फॉर्मुलाइज करना और उसको एक्सप्रेस करना, वो असल जो है ना मेहनत तलब काम है। बाकी ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, जो चीज़ें अंडरस्टूड हैं, वो आप किसी के भी कोई अच्छा टीचर से आप एक दफ़ा ले लेंगे और तो वो आपको समझा देगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। एनीवेज, जैसे अब हम आगे आ रहा हूँ, अभी मैं आगे आया हूँ 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आर कॉमन। अब मसलन एक डाटा होता है बाइनरी इंटीजर्स, एक होते हैं आपके पास बाइनरी के फ्लोटिंग पॉइंट्स, एक होते हैं डेसिमल, ठीक है। आगे 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 लिखा हुआ है पैक डेसिमल। ईच डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट कोड विद 2 डिजिट्स स्टोर्ड पर बाइट। अच्छा, अब आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार बाइट और बिट्स क्या होते हैं। आपके 8 बिट्स जो है ना वो एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी कि टू फॉर्म 4 बिट कोड्स आर स्ट्रंग टुगेदर यूजिंग इन मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स। अच्छा, पैक डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको देखते हैं आगे, इसमें एग्जांपल्स दिए होंगे। अच्छा खैर चलो उसको देख लेना पैक डेसिमल को। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट और क्या कैरेक्टर के स्ट्रिंग्स होते हैं। Textual data in characters form cannot be easily stored or transmitted by data processing communication because they are designed for binary data, ठीक है। अच्छा, अब कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, आपको पता है ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स हैं, उसमें कैपिटल भी हैं, स्मॉल भी हैं, कैप्स लॉक में या लोअर में। आपको पता है हर कैरेक्टर जो आप लिखते हैं इसके पीछे एक कोड है, पता है ना आप सबको ये बात? यस सर। जी सर। हाँ, इसके पीछे कैरेक्टर कोड का एक पूरा वो IRA बना हुआ है, इंटरनेशनल रेफरेंस अल्फाबेट। अच्छा, अमेरिकन जो सिस्टम है उसके पीछे आस्की कोड है, यानी कि ए का आस्की कोड ये है, बी का आस्की कोड ये है, ठीक है। और अगर आप इसके पीछे टेबल निकालेंगे ना, जब भी आप ए टाइप करते हैं ना, तो ये नहीं है कंप्यूटर को ए, कंप्यूटर को उसका आस्की कोड जाता है और उस आस्की कोड से वो बाइनरी में जीरो, अल्टीमेटली उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है और वो समझ आता है कि भाई अब ये यूजर ने ए एंटर किया। फिर जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के उस पर टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जो नजर तो आपको अल्फाबेट्स आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे कंप्यूटर में जो उसकी वो प्रोसेसिंग चल रही है वो बेसिकली वंस और जीरोस की फॉर्म में चल रही है। इस तरह एक और तरीका होता है, उसका नाम दे दिया उसने एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD इंटरचेंज कोड, वो भी यूज होता है पर नॉन टेक्निकल सी चीजें। तीसरा जो है वो आपके पास लॉजिकल डाटा, यानी कि हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि ये मैं बात पता क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड आपका बेसिकली जो ऑपरेंड तो बता दिया मैंने बताया कि जो ऑपरेंड का जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर भी हो सकती है, वो बेसिकली नंबर्स भी हो सकते हैं, वो बेसिकली लॉजिकल डाटा भी हो सकता है जो कि 0 1s की फॉर्म में होगा और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं 0 1s की फॉर्म में होगा। आगे लिखा हुआ है कि जब आप बिट वाइज चीजों को डील कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली फॉर स्टोरिंग एन अरे ऑफ बूलियन और बाइनरी डाटा इन व्हिच ईच आइटम कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज 1 एंड 0। सो मेमोरी में बड़े एफिशिएंटली चीजें स्टोर होती बिकॉज मेमोरी में होती 0 1 स्टोर है। अच्छा, और अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन स्टोर करा रहे हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, IEEE का स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू जो है ना वो आप 0 1s की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर समझ आता है कि आपका बेसिकली कितने पॉइंट के बाद डेसिमल शुरू हो रहा है, उसके बाद आपका वो आगे 10 की पावर प्लस है या माइनस है और उसको किस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो अब ये आपके सामने जो है वो टेबल 12.2 नजर आ रहा होगा और इसके आगे लिखा हुआ है कि ये x86 की डाटा टाइप्स हैं। अब x86 क्या है? x86 बेसिकली आपके पास जो है वो एक वो है आर्किटेक्चर है इंटेल का। तो इस इंटेल के आर्किटेक्चर में उसने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक कॉलम बनाया है डाटा टाइप का, दूसरा कॉलम बनाया है डिस्क्रिप्शन का। डाटा टाइप के कॉलम में जो सबसे पहला उसने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरल। जनरल के आगे उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बाइट आपको पता है 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। वर्ड जो है वो 16 बिट्स का होता है। डबल वर्ड जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। क्वाड वर्ड जो है वो 64 बिट्स का होता है। डबल क्वाड वर्ड 128 बिट का होता है। लोकेशन विद आर्बिट्री बाइनरी कंटेंट। इसी तरह इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है असाइंड। साइंड का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अनसाइंड होगा तो कोई साइन नहीं है। साइंड बाइनरी वैल्यू है, कंटेंट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कंटेंट इन अ बाइट वर्ड और डबल वर्ड यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट्री। साइंड बेसिकली आपका आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट लेके। मतलब कोई भी नंबर है ना, लेट्स से नंबर है 3 का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बेसिकली -3 हो जाएगा। पता है ना आप सबको इस चीज का?
पता है आपको टूज कॉम्प्लीमेंट का? यस जी सर, सर, वन पता है, एस लेके वन उसमें वन ऐड करते हैं। एग्जैक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी नंबर है ना उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें, उसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लें। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जहाँ जीरो है वहाँ वन कर दें, जहाँ वन है वहाँ जीरो कर दें, टॉगल करना है। एक दफा आपने टॉगल कर लिया, उसके बाद आपने उसमें एक ऐड कर देना है। जब आप उसको ऐड करते हैं ना, एंड पे आपका नंबर जो है ना वन से शुरू होता है। जो पहला डिजिट वन होता है ना वो नेगेटिव होता है, अगले सारे पॉजिटिव होते हैं। जब आप उनको सबको आपस में ऐड करते हैं तो बेसिकली जो है वो आपका बन जाता है नेगेटिव नंबर बन जाता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई बात। सर वो लीस्ट कॉमन बिट में वन ऐड करते हैं ना? हाँ, राइट साइड से ना आप उसमें वन ऐड करेंगे। अभी मैं आपको ना वैसे दिखा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अभी कुछ नजर आया? मेरे पेंट में मैंने 0101 लिखा। जी सर। अच्छा, अब आपको Yes, sir. अगर आप लोगों को पता है 0101 में जो सबसे राइट साइड पे वन है, इसका वेट वन है, अगले का वेट टू होता है, अगले का वेट फोर होता है, फिर 8 होता है, फिर 16। ऐसे ही होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यस सर। ये जो 101 है ना, ये बजाते खुद बेसिकली 1 प्लस 2 वाला 0 है, इसमें 4 वाला 1 है। बेसिकली 1 प्लस 4 है। बेसिकली अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो ये +5 है। ऐसे ही है। इस बात से यस सारे सर। एग्री करते हैं? सारे एग्री करते हैं? Yes, sir. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। जो अगर आपके पास एक चीज बाइनरी में लिखी हुई है ना 0101, हकीकत में ये +5 है। वो कैसे? जो इसका राइट साइड पे वन है, ये वन है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। जो 0 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगला 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आखिरी वाला 0 है इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 204। सर ये 02840 से नहीं शुरू होता ये? 0 2 और 4 नहीं, 0 नहीं, पहला वाला 1 होता है, बिकॉज 2 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। 1284 होता है। हाँ, 1284। 1284 हाँ, 1 ठीक 2 ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, 1 4 भी आता 2 सर। 4 भी 1 2 आएगा। 4 8। 1 2 4 8 ना, 2 2 देखें जा 4। ये जी सर, जी सर, ठीक है। सर 1 to 480 का है सर। हाँ, 1 2 4, आप 4 थोड़ा तेज बोल गए थे। 1 2 4 8 है बिकॉज ये 2 की पावर्स में होता है। सो जो मैंने 101 लिखा हुआ है ना, ये हकीकत में +5 है। इस बात से सारे एग्री करते हैं ना? यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 0101 का ना टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका, जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप पहले इसको रेसिप्रोकल करें। यानी कि ये जो 0 लिखा हुआ है इसकी जगह 1 कर दें, ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह 0 कर दें, ये जो 0 लिखा हुआ है इसको 1 कर दें, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको 0 कर दें। इस पूरे काम करने को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। कि मैंने 0 को 1 कर दिया है, 1 को 0 कर दिया है, उल्टा कर दिया बेसिकली, ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, जब आप ये वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेना तो उसके बाद आप इस वंस कॉम्प्लीमेंट में एक 1 ऐड कर दें बस। ठीक है, जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 0 जो होता है वो 1 होता है, और नीचे वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, ये 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिकली बन गया है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। 2, S कर रहा हूँ। 2, S का मतलब है कि ये बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया, और ये जो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया था ये मेरा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट था। सो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे लेते हैं कि जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 को 0 करते हैं, 0 को 1 करते हैं, 1 को 0 करते हैं, 0 को उल्टा करते हैं, ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने सिंपली क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। जब आप उस वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जमा कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो जो आपका आंसर आया वो आया है 1011। अच्छा, अब आप देखें, ये जो आपके पास 0 है ना, ये जो आपके पास पहला 0 है, ये बेसिकली शो करता है एक पॉजिटिव नंबर को। 0 इज फॉर पॉजिटिव नंबर। और ये जो आपके पास 1 आया है ना, ये 1 साइन बिट का है, ये 1 शो करता है एक नेगेटिव नंबर को। ठीक है, 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, 1 का क्या मतलब है? नेगेटिव।
नेगेटिव। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखें, इस 1 का मतलब है 1, सॉरी मैं अभी इसको वापस लेता हूँ। अब आप देखें, इस 1 का मतलब है 1, इस 1 का मतलब है 2, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, इसका मतलब आपके पास जो है ना, इसका मतलब है 2, और 4 वाला आपको पता है 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। 1 2 4 और आखिरी वाला क्या होगा? 8 होगा। ये जो 8 है ना, इसको अब आप 8 नहीं कहेंगे बल्कि -8 कहेंगे। -8 इसलिए कहेंगे बिकॉज आखिरी डिजिट अगर 1 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो ये 8 नहीं होगा, ये -8 कहलाएगा। अच्छा, -8 में आप 2 ऐड कर दें और 1 ऐड कर दें, -2 में 3 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 5 -5 -8 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5 -5। तो अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर वाला था +5, +5 का जब 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो आंसर क्या आया हमारे पास? -5 तो 2's कॉम्प्लीमेंट किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। जो +5 है तो -5 बन जाएगा, अगर +4 है तो -4 बन जाएगा। ये कैसे किया मैंने? जो मेरा इनिशियल नंबर था उसका पहला डिजिट 0 था, 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, ये साइंड बिट होता है। जब मैंने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, लाजमन बात है कि उसका आखिरी डिजिट 1 है, उसका पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगा। 1 का मतलब होगा उसको आपने नेगेटिव काउंट करना है। सो पहला डिजिट जो था 1 वो 1 रहा, अगला 1 का मतलब है 2, 4 वाला 0 है इस केस में, जो 8 वाला है वो 8 नहीं है, वो -8 है। -8 में +2 +1 करेंगे यानी कि +3 करेंगे तो आंसर आएगा -5। सो +5 का 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया -5। ये क्लियर है सबको बात? यस सर। ठीक है। मैं एक दफा ना लास्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को ना, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हमने डिजिटल लॉजिक डिजाइन का पूरा कोर्स पढ़ा, हमने समझा पता नहीं 2's कॉम्प्लीमेंट कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं समझ आ रहा, और पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी ना हमें क्लियर नहीं हुआ कि 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे वो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि 2's कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने उसका वो करना है, इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। 0 को 1 करना, 1 को 0 करने, कॉम्प्लीमेंट करना है, उसमें 1 जमा कर दें, नंबर आपका नेगेटिव बन जाएगा। आप किसी भी नंबर का करके देख लें, ये हो जाएगा। ठीक है जी, आज मैं जो है ना यहाँ लेक्चर स्टॉप